मुझे बड़ी तेज़ आवाज़ आई चीखने की किसी की। उसके इंटरनल पार्ट से मिर्च डाली गई थी और वैसे तड़प रही थी, मैं बता नहीं, और मिर्च डाल के उन्हीं की मिस टेंडर ने सेक्स किया उसके साथ प्रोटेक्शन से। पूरी दिल्ली के चौराहों पे गिनती करिए ना, कितनी महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चियों के कंधों पे एक बच्चा है। कहाँ से आ रहा है वो? सबके बच्चे हैं क्या? हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं कि हर बार वो कंधा खाली ही नहीं हो रहा किसी का? इस कोर्ट के अलावा भी ये आपके स्पा सेंटर वगैरह, क्या वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है? ये जिगोलों का ट्रेंड अचानक से कैसे बढ़ रहा है मैम? ऐसा जी, मुझे मैं स्पा जाता था वहाँ जिम, और जिम में से मुझे लालच दिया एक रात के 6 पैसे मिलेंगे। तो वो बड़ी उम्र की औरतें हैं और बड़े घरों की औरतें हैं, बहुत पैसा है। फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड्स से मिलवाना शुरू करा, कह रहे चलो वो भी देगी बहुत पैसे। तो मुझे 1-1 लाख रात में मैंने 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन अब मेरी शादी होने जा रही है। जो 18-18, 20-20, 22-22 साल के लड़के बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित क्यों हो रहे हैं? सब बड़े लोग हैं और वो सब जाते हैं तो उसके बाद में 1 सेकंड के लिए लाइट बंद होती है और एक ट्रे रखी रहती है, उसमें सब अपनी-अपनी चाबियाँ डाल देते हैं और जैसे ही लाइट जाती है तो वो चाबियाँ उठा लेते हैं। जिसकी चाबी उसकी बीवी। रशियन चाहिए वो मिलेगी आपको, नेपाली, जापानीज, चाइनीज। लेकिन जीबी रोड तो लीगल है ना मैम? वहाँ कौन जाएगी उस गंदगी में, जहाँ 200-250 रुपये के लिए आदमी मारपीट करता है, जहाँ अगर सेक्स करना बस की नहीं है तो पैर का अंगूठा डाल देगा इंटरनल पार्ट्स में। कि आपने कभी चूना बुझता हुआ देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। कितना गर्म होता है। मैंने कहा अरे आदमी का हाथ जल जाए अगर उंगली डाल दो। इसके तो अंदर डाला गया है और इसकी तो एक एक अंग जल गया। ये कोई मिनट की मेहमान है, मेरे पास क्यों लेके आए इसे? और अचानक से उसकी चीख बंद होती है। नर्क है, जीते जी का नर्क। दोस्तों, क्या आप जीबी रोड का सच जानते हैं? क्या आपको पता है कि कोई जिगोलो कैसे बनता है? बदलते परिवेश में बड़े घरों के अंदर वाइफ स्वैपिंग कैसे एक ट्रेंड बन गया है, इसे ही आज इस पॉडकास्ट में समझेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अतुल शर्मा मैम है। मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा पॉडकास्ट देखें और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप भी कभी ऐसे लोगों से आप राब्ता हुआ है, कभी राह चलते आपने कभी किसी को देखा इस तरीके से, और मैम की कहानियों पर, मैम की बातचीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज सबसे पहले बात दिल्ली को लेकर करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बीते 10 सालों के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग गायब हुए और इसमें से 35,000 से ज्यादा महिलाएं। इन महिलाओं का कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये महिलाएं कहाँ गई, ये बच्चियां कहाँ गई, क्या इन्हें भी जीबी रोड या फिर किसी ऐसे जगह पर सेक्स वर्कर के तौर पर इस्तेमाल किया गया? सबसे पहले यही आपसे समझना चाहते हैं मैम। देखिए, मैं पहले एक बड़ी फनी सी बात है ये। मैं ये कहूँगी, अचानक ये बात क्यों चली? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के पॉडकास्ट से इन लोगों को खतरा हुआ कि क्या ये खोज डालेंगे इन्हें या इनकी नज़रों में ये आ जाएंगे, बात की ज़्यादा बात चलेगी? क्यों आज तक तो ये बात आपने नहीं की कि इतनी बच्चियां गायब हुई नहीं आई, औरतें गई, आदमी भी गए, लड़के भी गए, क्यों नहीं आए? आज अचानक आप बात कर रहे हैं। मैं तो हर पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि आप जाने की बात करते इतने गए, वापस आने की बात करो कभी। कितने खोज दिए, आपके पास संसाधन है, सब चीज़ है, क्यों नहीं खोज पा रहे आप उन्हें? देखिए, सबसे बड़ा संसाधन क्या है जो आपके पास भी मेरे पास भी है? हाँ। आधार कार्ड। अगर आपका बच्चा कहीं भी पहुंचा है, मैं सबसे कह रही हूँ, ये आपके व्यूअर्स से कह रही हूँ कि कोई बच्चा आपको बिसूरता दिखे, कोई लड़की आपको खतरे में दिखे, तो आप केवल 2 चीज़ों का उपयोग करें। एक तो ग्लोबल सिग्नल का सिखाएं, आप भी सीखें, सब सीखें। ग्लोबल सिग्नल है जो हिंदुस्तान यूज़ नहीं कर रहा, अभी हमने शुरू किया है उसको। ये ग्लोबल सिग्नल है ये। अगर कोई बच्चा आपको ऐसे करता दिखता है, अपने बच्चों को सिखाइए। अभी तक तो हम कहते थे गुड टच बैड टच, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि आप ग्लोबल सिग्नल सिखाइए। अगर बच्चा जरा सा भी खतरा महसूस करता है तो इस ग्लोबल सिग्नल को यूज़ करें। और हम बड़े लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, वो मजाक नहीं कर रहा आपसे, वो आपसे मदद मांग रहा है, उसकी चोरी से मांग रहा है जिसके साथ वो है। कोई खिड़की से कह रहा है, कोई स्टेशन पे कह रहा है, कोई कहीं और कह रहा है, या कोई भीख मांगता हुआ बच्चा अचानक आपको ऐसे कहने लगे, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से उठाया गया है। फिर आप आंकड़ों से इतने क्यों घबराए? पूरी दिल्ली के चौराहों पे गिनती करिए ना, कितनी महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चियों के कंधों पे एक बच्चा है। कहाँ से आ रहा है वो? सबके बच्चे हैं क्या? हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं कि हर बार वो कंधा खाली ही नहीं हो रहा किसी का? वो बच्चा ना रोता है, ना बिसूरता है, ना उसको भूख लगती है, ना उसे गर्मी लगती है। मैं हर बार 4-5 वीडियो बना के लेके जाती हूँ चौराहों पे से, पूछती हूँ मेरा भाई है, थोड़ी देर में कह मेरा बेटा है।
अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से ये बच्चा आया? और ऊपर से लोग कमेंट करने लगते हैं, अरे उसको 10 रुपए दिए नहीं, और ज्ञान बघाड़ने लगी आप। अब भैया ज्ञान कहाँ बघा रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं किसका बच्चा तुम्हारा है कि नहीं। नहीं पूछना है तो मत पूछो भाई। क्यों नहीं वो हो सकते बच्चे गायब हुए? क्यों वो बच्चियां गायब हुई नहीं हो सकती जिनको चौराहा पे खड़ा कर दिया? यहाँ से सैकड़ों मंत्री निकलते हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री भी निकलते हैं, सैकड़ों जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके मंत्री और उनके सीएम भी गुजरते हैं, उनको नहीं दिखते, कोई आवाज़ नहीं उठाता एक बार, कोई नहीं कहता भाई अचानक कहाँ से भीड़ आती है। मेरे शहर में कभी ये नहीं होता था चौराहे पे, मेरे में भी भीड़ है अब। कौन है? और हर किसी के, अब से गौर करना, हर किसी के कंधे में एक बच्चा जरूर है। क्यों है? कल एक बच्चा ऐसे सो रहा है और वो पूरा ढक रखा है उसने, छोटी बच्ची है, मैंने उससे पूछा जरा दिखाना बच्चे का चेहरा। क्यों? मैं कहा 10 रुपये दूंगी। तो ये लो। मैं कहा कौन है? मेरा भाई है। तो उनका भाई को क्यों नहीं? सो रहा था तो मैंने अपनी माँ को दे दे, वो दूसरे चौराहे भीख मांग रही है। मैंने कहा चल मुझे पता कौन सा चौराहा है, मैं वहाँ चलूंगी और इसकी तेरी मम्मी को डांटूंगी कि बच्चा क्यों नहीं। मैंने कहा तू इतनी बड़ी है, 17-18 साल की, ये नन्ना सा बच्चा 1-1.5 महीने का, मुश्किल से, और ना रो रहा है ना कुछ है, बच्चा भी सूरत है बस ऐसे पड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं आप चौंकते हैं? क्या दिया जाता है उन बच्चों को? वो रोते नहीं हैं, भूख नहीं लगती माँ को देख के। माँ की गोद में अगर बच्चा होगा और वो छोटा होगा, चाहे वो कितनी एडवांस माँ हो, वो सामान्य माँ हो, वो ज़रूर उसकी छाती टटोलेगा जरा सा उसको भूख लगती ही, ज़रूर उसको कुल मिला के उसके सीने में सिर मारेगा अपना। ये कौन बच्चे हैं? क्यों नहीं दिख रहे? आज अचानक आपको पता लगा इतने लोग गायब हो गए, इतने वापस आए, इतने नहीं आए। आप ही अपने चौराहों पे तो एक बार गिनती करा लो, ये कौन है? आप दिन रात रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, दिन रात बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, मगर ये कौन है? इनकी बात क्यों नहीं करते? जो आपकी झुकी झोंपड़ियां बसती जा रही हैं, पूरे शहरों को घेर लिया जिन्होंने, क्यों नहीं पूछती कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं? क्या इनमें नहीं हो सकते वो खोए हुए बच्चे या बच्चियां? मतलब आप जो मैं संकेत समझ पा रहा हूँ, आप कह रही हैं कि जो ये हमारे चौराहों पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर बड़े पैमाने पर जो बच्चे हैं उन्हें चुराया जा रहा है या फिर उन्हें वहां पर बेचा जा रहा है या फिर पहुंचाया जा रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि हम अक्सर आप जिस बात का मांगने पे भी कर रहे हैं हाँ ये इस्तेमाल। आप जिस चीज का जिक्र करें हमने भी देखा है, अस्पतालों से बच्चे गायब हो जाते हैं। गायब हो रहे। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा नंबर जो है वो टीनेजर्स का है, लड़कियों का और महिलाओं का है, 35,000 से ज्यादा। तो उनका इस्तेमाल किस तरीके से, वो कहाँ गई होंगी? आप टीनेजर्स का क्यों नहीं देख रहे हैं? मैंने अभी आपसे क्या कहा कि एक छोटी बच्ची है, मैंने पूछा कौन है ये बच्चा, कहाँ से लाई हो? उसकी गोद में बच्चा दे दिया। ये एक बड़े बेगर गैंग भी हैं जो भीख मांगने में भी ट्रैफिकिंग। आप ट्रैफिकिंग को केवल सेक्स से जोड़ रहे हैं, मैं हर चीज़ से जोड़ के देख रही हूँ। घरेलू कामकाज के नाम पे जिनका शोषण इतना होता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। घरेलू कामकाज की में जो लड़कियाँ जा रही हैं, उससे बेटर तो वहाँ बैठ जाए, उनके साथ मारपीट नहीं होती। उनको क्यों नहीं देख रहे? इनको क्यों नहीं देख रहे कि ये बच्चे इनकी अपनी हैं या नहीं है? 3 बच्चियाँ मुझे अभी मिलती हैं, मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी, और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, बिल्कुल एकदम आ गई हाथ करके। कौन है जो इनको ट्रेनिंग दे रहा है? कौन माँ बाप ऐसा है, कितना भी गरीब से गरीब हो, कि वो केवल इसलिए पैदा करेगा अपने बच्चे की भीख मांग सके हम? ऐसा तो नहीं है। कोई तो इच्छा उनके मन में भी होती होगी कि हम पढ़ाएं। जब भी कभी किसी ने कोशिश की है, किसी भी एनजीओ ने कोशिश की है, तो पढ़े हैं बच्चे। अभी मैं आपके यहाँ एक दिल्ली में है शिक्षालय करके, एक अमिताभ है बच्चे का नाम, उसका अब जिस उम्र का, और वो इतना खूबसूरती से चला रहा है, मैं बता नहीं सकती। सारे भीख मांगने वाले बच्चे हैं वो। अभी 15 तारीख में उसका, 14 तारीख में शायद उसका वार्षिकोत्सव है, और आप उनके बच्चों को देखो तो इस कदर टैलेंटेड है। तो वो बच्चे टैलेंटेड नहीं है क्या? अगर उनके बच्चे हैं 100% भेजेंगे वो पढ़ने के लिए, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो उनके बच्चे ही नहीं है, वो उनको क्यों भेजेंगी? वो तो भीख मांगने के लिए लाए गए। कोई गैंग है। देखिए मैं आपको एक कटिंग भेजूंगी जाके, जब इस पर बात कर रही हूँ। जब हमने 2 बच्चों को लाए हम, तो हमने कहा बेटा कौन है तुम्हारे माँ बाप? पता नहीं। तो मैंने कहा ये किसके लिए मांगते भीख? एक भैया आए हैं, वो आके ले लेते हैं पैसे। मैं ऐसे कैसी वो अखबार की कटिंग आपको भेजूंगी? कोई भैया है जो भीख मंगवाता। तो क्यों नहीं गायब? वैसे भीख मांगने का एक बड़ा बिजनेस है। आप अभी कुछ सूचनाएं आप सुन रहे होंगे कि वो 10 करोड़ की संपत्ति निकली और 20 करोड़ की भिखारी के पास कई फ्लैट निकले और ये वाली गाड़ी मिली और वो वाली गाड़ी। तो कहाँ से इतना पैसा कमा रहे हो भीख मांगने में? 1 रुपया देने में तो आदमी 100 बार सोचता है। और मैं नहीं देती, मैं कह रही हूँ बिल्कुल इस पर। बहुत लोग मुझे ट्रोल करते हैं, अब पैसा देती नहीं, ज्ञान बघाड़ती है। नहीं देती। अब खाना ले लो, मैं रखती हूँ हमेशा बिस्किट के पैकेट रहते हैं मेरे पास गाड़ी में, कुछ छोटा मोटा स्नैक्स भी रखती हूँ कि कोई मिले तो दे दूँ। तो लेकिन पैसा नहीं देती हूँ। नहीं, क्यों? पैसा वो नहीं लेते वो। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में भी एक ऐसी ही कहानी आई थी जब मुझे पता चला
कि एक बच्चा जो भीख मांग रहा है उसके पीछे पूरा नेक्सस होता है, एक उसमें लीडर होता है जो हाँ लीड करता है, और वो हाँ ठेकेदार, वो भीख हूक मांगने का उसका कोई मतलब नहीं होता, वो या तो दबंग किस्म का आदमी हाँ, होता है बस कुछ बस वैसा, बस। और वो इन सब से उसका कुछ बंधा होता है कि मुझे हाँ इतना अमाउंट तुमसे चाहिए, हाँ और अगर हाँ वो अमाउंट लाकर नहीं दोगे हाँ, तो तो उनको भी वो प्रताड़ित करता प्रताड़ित है। करेगा, मारेगा, पीटेगा, खाना भी नहीं हाँ, मिलेगा, नहीं मिलता है कि दिन और तक हर खाना। संभव चीजें उनकी, अगर टांग तोड़कर उसे पैसे मिलने हैं तो वो भी करता है, वो सारी चीजें। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी आपको घटना बताऊंगी। हम्म। हमने जब ये बहुत सारा हुआ तो हमें लगा कि कुछ तो करें इन बच्चों के लिए भी, खाली वही नहीं चलेगा कि हम इनके साथ करें। हमने टारगेट किया गाजियाबाद स्टेशन से और सहारनपुर स्टेशन तक, हाँ। क्योंकि रेल के ज़रिए बच्चा भागता है, एब्डक्ट भी होता है, बच्चे के साथ जो कुछ भी होता है वो रेल के ज़रिए होता है, क्योंकि वो आसान है, वहाँ कोई नहीं पूछता। बिल्कुल। टिकट के लिए नहीं पूछेगा, जनरल में चढ़ जाओ, कहीं भी चढ़ जाओ, कोई पूछता नहीं है। झाड़ू लगा लो, रोटी मिल जाएगी। तो हमने 10 महीने वो चलाया। महीने का टारगेट रखा कि 1000 बच्चा तो हमको आइडेंटिफाई करना ही करना है, हर हालत में। हाँ। पाँचों अलग अलग जगह अपने वॉलंटियर्स छोड़े, 10,000 बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए, जिनमें से 3000 बच्चों की घर वापसी की हमने। और इतने छोटे छोटे बच्चे की बच्ची इतनी सी, और जागरूकता हुई कैसे। आरपीएफ के लोग बहुत अच्छे हैं, जीआरपी के भी बहुत संवेदनशील लोग हैं, वाह। उन्होंने हमें पूरी मदद की। एक छोटी सी बच्ची इतनी सी मिली, उन्होंने, या हमने जो पोस्टर्स लगवाए वो ट्रेनों में लगवाए हमारे से, तो किसी यात्री ने वो ट्रेन में देखा और एक बच्ची को देखा बिसूरते हुए, उन्होंने बच्ची को मेरठ उतार दिया। और उसके बाद में जीआरपी ने हमको बुलाया कि भाई एक बच्ची आई है और ठीक ठाक लग रही है। हमने देखा तो ऐसे लग रही है, अच्छी कपड़े पहन रही है लड़की किसी घर की, और मुश्किल से 3 साढ़े 3 साल की बच्ची। हमने कहा बेटा घर कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं। मम्मी पापा का नाम क्या? बता दिया उसने, ये मम्मी पापा का नाम। मम्मी पापा के नाम से कैसे खोजे? कोई मोबाइल नंबर याद है? नहीं। तो वो हमें उस समय ये बात ध्यान नहीं हुई कि हम इसका एक बार ये भी लगवा लें हाथ उस पे। उस समय नहीं हुआ, थोड़ा वो थी थोड़ी। मैंने कहा बेटा पढ़ते हो आप? हाँ। मैंने कहा कहाँ? तो उसने कहा बचपन प्ले स्कूल। हमारे लिए बहुत था, हाँ। है ना? तो हमने बचपन प्ले स्कूल खोजने शुरू किए, लेकिन फिर वो बात ना बने, बहुत हैं, हज़ारों की तादाद में। फिर मुझे ध्यान आया, अरे मैंने कहा पहले इसका हाथ लगवाते हैं। हम ले गए एक उस पे सेंटर पे, आधार सेंटर पे, वहाँ लगवाए, उसके हाथ लगती उसके सारा खुल के आ गया, है ना? और बरेली की बच्ची थी, बचपन प्ले स्कूल में पढ़ती थी, और माँ बाप बदहाल थे, एक ही बच्ची थी और बहुत अच्छे घर की लड़की। बचपन प्ले स्कूल में पढ़ा रहा है, स्वाभाविक बात है। तो सोचिए कि कितनी दुआएं उन्होंने उनकी दी होंगी, वरना वो बच्ची एक दिन भीख मांगती। तो फिर ट्रेन में कैसे बैठी? बोले हमें नहीं पता, हमारा तो घर भी ट्रेन से बहुत दूर है। माँ बाप ने नहीं छोड़ा था? नहीं, कोई बहका, उसने कहा कोई मुझे आइसक्रीम दिलवा रहे थे वो अंकल। मैंने कौन अंकल? अंकल हैं। कौन अंकल है? मैं कि तू जानती? हाँ अंकल हैं वो। मतलब स्मार्ट थी बच्ची। और देखिए, तो मंशा नहीं है ना आपकी खोजने की। एक बच्चा खोता है, अब उसके, मैंने अभी मुझे किसी ने संपर्क किया है, एक बच्ची गायब हुई है और उसको 1.5 साल हो गया गायब हुए। तो मैंने कहा भैया मुझे तो पहले आधार कार्ड भेज दो और कुछ थोड़ा सब चीज़ें भेज दो। अभी मैं उनको दूंगी उसका डिटेल, कुछ थोड़ा सुराग मिला है। मतलब आप क्यों नहीं एक बार भी ये कर सकते कि सभी आधार सेंटर्स पे कहीं, वो बच्ची कहीं भी हाथ लगाए, या अपने पोस्टर्स पे लिखें कि किसी को ये बच्ची मिले तो एक बार इसका कहीं हाथ लगवाएं, आधार सेंटर पे ले जाएं अगर आपको इस तरह मिलती है कोई बच्ची। कोई कुछ नहीं करना चाहता अपनी तरफ से। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं कह रही हूँ कि इस ग्लोबल सिग्नल को हमें यूज़ करना होगा। हम कहते हैं गुड टच बैड टच सिखा रहे हैं, सीख लिया बच्चे ये ने बात ग्लोबल की। सिग्नल, ये ग्लोबल सिग्नल है। अंगूठा आप अंदर करेंगे और ये उंगली, जैसे आप ये करें, आप समझ लीजिए वो बच्चा खतरे में, आपसे मदद मांग रहा है। लड़की हो, औरत हो, घरेलू हिंसा से पीड़ित हो, कोई ऐसे बहका के ले जाई जा रही हो, पति से प्रताड़ित हो, कुछ भी हो, अगर कोई कर रहा है तो एक बार एक पहल तो करके देखिए। और भी कुछ नहीं कर सकते, पुलिस को सूचना दे दीजिए, इतना तो कर सकते हैं आप। तो आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, आंकड़ों पे दिन रात रीलें चल रही है, मैं देख रही हूँ दिन रात लोगों का बहस चल रही है। अरे कोई ये भी कह दो क्या करें? सरकार के पास संसाधन है, प्रशासन के पास संसाधन है, क्यों नहीं करते आप कुछ भी? आपकी मंशा नहीं, आपके एजेंडे में नहीं है ये। ना खोए पाए बच्चे आपके एजेंडे में, आपके में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ने से बच रही हैं तो गायब कैसे हो रही हैं? 3 बच्चियों ने नोएडा में आत्महत्या की है, पढ़ रही थी ना वो भी। इस मोबाइल से, इस नशीले जाल से छुड़वाओ बच्चों को अपने, जो चकाचौंध में भाग जा रहे हैं। शहरी चकाचौंध उनको, छोटे शहरों की बच्चियों को लुभा रहा है, इजी मनी लुभा रहा है। आप क्यों नहीं सोच रहे कि जो टीनेजर बच्चियां भाग रही हैं, बड़ी होकर बच्ची नहीं भागती है, फिर वो समझदार हो जाती है, उसको समझ आता है। मगर जो टीनेजर हैं उनको अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी सब चीज़ों का, और शहरी चकाचौंध को उनको लुभाता है। मत भेजो। मैं तो अपने छोटे से शहर के हर पेरेंट्स को कहती हूँ, मत भेजो, इन बड़े शहरों में मत भेजो। हम इस लायक नहीं है कि हम बड़े शहर में जाके सर्वाइव कर पाएँ। हम केवल उनमें गुम हो जाएंगे।
हमारे बच्चे उनमें गुम हो जाएंगे। और ये सब छोटे शहरों के बच्चे दिल्ली आके घूम हो रहे हैं। सही बात। जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में किस तरीके का आप फ़र्क देखती हैं? एक मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मेन स्ट्रीम चैनल में था, हम्म, तब हमने इंदौर की एक खबर पढ़ी। हम्म, इंदौर क्योंकि एजुकेशनल हब है हाँ, मध्य प्रदेश का, हाँ, तो ज़्यादातर बच्चे छोटे शहरों के भी एमपी की वहीं आती जहाँ, हैं। हाँ, और वहाँ आने के बाद एक पूरा नेक्सस का खुलासा हुआ। एक अच्छी खासी बॉडी, जिम वाला लड़का जो अलग अलग पब क्लब में जाता, वहाँ पर लाने की जिम्मेदारी किसी हॉस्टल वाले वार्डन की थी, या किसी भी तरीके से ऐसे लड़कियों को पहुँचाया जाता। वहाँ पे वो लड़का उनसे मिलता, धीरे धीरे करके उनका अपना शिकार बनाता, फिर उन्हें नशे की लत में भेजता, और फिर वो उन्हें देह व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करने लगता। तो ये इस तरीके के जो नेक्सस बड़े इस शहरों में ऑपरेट हो रहे हैं, और ये जो बच्चियां गायब हो रही हैं, इन्हें आप इस तरीके से कैसे जोड़कर देखती हैं कि क्या होता होगा आगे इनके देखिए, साथ? मैं एक बताती हूँ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है सभी पॉडकास्टर्स को। एक बच्ची मुझसे संपर्क करती है हम्म। और बच्ची ने कहा कि मैं सोनागाछी में हूँ, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मुझे निकाल दो। मैंने कहा बेटा आपके जी। पास फ़ोन कहाँ से आया, मैं क्यों मानूँ, ये ट्रैप नहीं है। उसने कहा हमको 15 मिनट के लिए, अब हम तो 1.5 साल से हैं यहाँ। मैंने कहा क्या उम्र है, कि अभी तो 16 के भी नहीं हुए। तो मैंने कहा फिर कैसे आई, तो फिर उसने फ़ोन काट दिया। मैंने नहीं मिलाया कि पता नहीं बच्ची को क्या खतरा हो जाए क्या नहीं। अगले दिन सेम टाइम पे उसका फिर आता मुझे फ़ोन कि मैम आप कभी भी उस नंबर पे मुझे फ़ोन मत करना। मैंने कहा नहीं किया बेटा मैंने, कि मैं अपने आप करूँगी आपसे। और मतलब चैट करती थी वो, बात नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा मैं क्यों मानूँ ऐसा? तो उसने कहा कि मैं आपको अपना क्या भेजूँ सबूत? मैंने कहा कुछ फ़ोटो भेजो जो सोनागाछी के हैं। भेजी उसने मुझे, अपना भेजा, अपना आधार कार्ड भेजा, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भेजी। ये मेरा सब है। मैंने कहा ये क्यों है तुम्हारे पास? बोली जब घर से मैं भाग के आई तो ये साथ लेने को कहा था उसने। अब मैंने वो उसने शब्द पकड़ा। मैंने कहा वो कौन है? वो बताओ। वो मुझसे प्यार करता था और शादी का वादा किया था। मैंने कहा तुम 15 साल की लड़की, तुमसे शादी कैसे करता नाबालिग? कि उसने कहा कि ये ले लेना आधार कार्ड और ये, मैं तुम्हारा एडमिशन भी करा दूँगा वहीं, फिर तुम बालिग हो जाओगे उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा क्यों? माँ-बाप पढ़ा नहीं रहे थे क्या? पढ़ा रहे थे। मैंने कहा खैर बाद में बात करेंगे। बोले इस पे करना मत। मैंने कहा नहीं करूँगी, अब तुम ऐसा करो मैं पहले थोड़ी तैयारी कर लूँ, कल मुझे इसी वक़्त पे फ़ोन करो। मैंने किया, मैंने फिर कह रही हूँ मैं कि आरपीएफ और रेलवे के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अपने वो भी रखती हूँ लिंक सबसे। मैंने उनको फ़ोन किया, उच्च अधिकारी थे, मैंने कहा सर आज आपकी मदद चाहिए। तो बोले देखो किसी भी तरह लड़की हावड़ा स्टेशन आ जाए, आप ओके। बिल्कुल सुरक्षित पहुँचाऊँगा। सिविल में तो हम नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है। मैंने अगले दिन उसका फ़ोन आया, मैंने कहा बेटा तुम जा सकती हो? बोली हाँ, किस समय? सुबह 4 बजे। मैंने कहा मैं तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे आधार कार्ड, तुम्हारा फ़ोटो मैं भेज रही हूँ। तुम जाना, तुम पे वहाँ शायद 100-200 कैमरे होंगे जो फ़ोकस होंगे। तुम जहाँ भी चढ़ जाओ, जिस भी स्टेशन पे खड़ी हो जाओ, जिस भी दरवाज़े से घुस जाओ, तुम कैमरे में आ जाओगी और वो लोग तुम्हें संपर्क करेंगे। अगर तुम्हें कोई फ़ोन करता है, बोले फ़ोन तो मैं नहीं रखूँगी, ये तो यहीं रह जाएगा। अच्छा मैंने कहा छोड़ दो, वो तुमसे आगे खुद तुम्हें संपर्क कर लेंगे, वर्दी में होंगे, घबराना नहीं है ना? और तुरंत कहना कि इस नंबर पे बात करो। मेरा नंबर तो तुम्हारे पास आ गया? किसी हाँ जी। 4:30 बजे अगले दिन मुझे सर का फ़ोन आया उनका। उन्होंने कहा अतुल जी वो लड़की हमने ट्रेस हो गई है हमें, लेकिन थोड़ा घबरा रही है, हम उसके पास जाने में भी घबरा रहे हैं। मैंने कहा मत घबराओ, आप तुरंत मेरा फ़ोन मिला के उसके हाथ में दे दो। उन्होंने मिला के हाथ में दिया कि ये आंटी आपसे बात करना चाह रही हैं। तो एकदम मतलब बहुत इमोशनल हो गई, रोने लगी कि क्या मैं बच जाऊँगी? मैंने कहा हाँ बेटा, कुछ मत सोचो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम हम आपसे बात नहीं कराएँगे इसकी। अब हम इसको ले जा रहे हैं, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको दिल्ली मिल जाएगी, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, ये छोड़ दो हम पे, हम ले जाएँगे। वो अलग-अलग ट्रेन से बदल के उसको दिल्ली लाए। तीसरे दिन हमको मिली लड़की। आप सोचिए कितना सुखद था वो मेरे लिए कि वो बच्ची माँ-बाप से नहीं वो लिपटी, मेरे आके गले लग गई और मुझे देखा भी नहीं। मैंने कहा तुमने तो देखा भी नहीं, कैसे पता? बोली मैंने पॉडकास्ट में देखा आपको, अब कभी नहीं जाऊँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे, माँ-बाप से ख़ास तौर पे, कि माँ-बाप अच्छे दोस्त बनो बच्चों के। दोस्त बनने का मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ये दोस्ती नहीं है। हाँ। दोस्ती उनको बिठा के समझाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये बुरा है, अभी तुम छोटी हो। नहीं बच्चे के लड़कों को भी संस्कार दो कि बेटा एक दिन तो शादी भी होनी है, एक दिन तुम्हारी सब चीज़ें होनी है, मगर अभी करियर पे फ़ोकस करो। बच्चियाँ हैं दूसरे की, उन्हें भी अपनी मानो। भाई हमें तो इतना पता है, हम तो पुराने लोग हैं कि हमारे लिए तो पड़ोस में भी हैं, कोई ताऊ जी थे, चाचा जी थे, भैया थे। अब ये नया है कि ये अंकल आंटी वाला ट्रेंड अगर नहीं छोड़ा
तो आप समझ लीजिए कि आप आखिरी पीढ़ी होंगे जो ये रसातल में जाते हुए, गर्त में जाते हुए देखेंगे। बहुत बड़े आप बन रहे हैं सब कि विश्व गुरु बन रहे हैं। मैं कह रही हूँ ठेंगे पर रखा है ये विश्व गुरु ऐसा बनना कि जहाँ बेटियाँ बरसों बरस पहले आदम गोंडवी साहब कह गए, आज नहीं 100 साल के अगर होते आज तो 150 साल के होते, कि जिस देश में बेटियाँ ही बर्बाद हैं, नाशाद हैं, दिल पर रख कर हाथ कीजिए, देश क्या आज़ाद है? आप किसकी बात करते हैं कि आप मतलब हमारे अंदर वो नहीं है अ, मतलब मेरा बच्चा मेरा है बस, बाकी किसी का कुछ भी हो जाए। किसी को विसूरते देख के आप कभी नहीं पूछते हैं। किसी लड़की को अकेला खड़े होके मुझे डाँट पड़ती है मुझे बहुत। मुझे मेरा स्टाफ, मेरे लोग, मेरे साथ के वॉलंटियर सब मुझे डाँटते, बस रुक गई? मुझे ये ड्राइवर अक्सर मेरे साथ चलता है। मैं रुक के पूछती हूँ। कभी-कभी फ़नी मोमेंट्स हो जाते हैं ऐसे में भी, पर मैं पूछती हूँ। मेरा दायित्व है तो मैं पूछूँगी, ज़रूर। और ये सबको निभाना होगा। ये जो खोए हुए के आज आप आंकड़े निकाल रहे हैं, ये बरसों बरस के आपने निकाल दिए। क्या मालूम किस हाल में हैं? क्या पता आपकी नाक के नीचे आपके जीबी रोड में हो? क्या पता आपके पे कहीं ऐसी जगह पे फँसे हुए हों कि जहाँ दिन-रात पिट रहे हों। मैंने उस हालत में देखी हैं बच्चियाँ कि घर में काम भी करवा रहे हैं और फिर मार रहे हैं। तो इस तरह मार रहे हैं, यौन शोषण भी हो रहा है, मार रहे हैं इस तरह कि 6 पसलियाँ टूटी हुई हैं, हाथ टूटे हुए हैं, आँख के पपोटे बंद हैं, दिख नहीं रहा और तड़प के मर जाती है अगले दिन बच्ची। क्या आप सोचते हैं? नहीं है। लेकिन जीबी रोड तो लीगल है ना मैम? क्यों? नहीं ये है? किसने कहा? कोई लीगल नहीं है, कहीं लीगल नहीं है, कहीं लीगल नहीं है। देखिए, इसको ऐसे भी को समझिए हाँ, कि जहाँ आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरियाज़ हैं, आइडेंटिफाइड है ये, ओके। क्योंकि जितनी बड़ी छावनी थी, हर उस जगह ये बसे। इसलिए कि सैनिक विचलित ना हों, अपने मनोरंजन के लिए इनके पास जा सकें। ओके। मेरठ है, आगरा है, बनारस है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये पर्पज़। अब उसमें देखिए, मैं कैसे ये आपको बताऊँ कि इनको दिया जाता था, हर मनोरंजन कर विभाग होता है एक जगह, सब जगह, ठीक है। है ना? उसमें क्या होता है कि आप कोई इवेंट भी करेंगे, उसकी परमिशन भी उनसे ही लेंगे, आजकल तो ये भी है। उसी में ही इन लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता था, नृत्य एवं गायन वादन कला के प्रदर्शन हेतु, ओके। लिख के बकायदा। हिंदी लिखने का ज़माना था, हाथ से लिख के जाते थे और उनके वो अक्षर भी मिट गए, वो ऐसे ही टंग रहे हैं अभी भी उनके फ्रेम्स में इसी तरह टंगे हुए हैं। अब आप वो तो कहते जी हमारा तो लीगल है, देख लो हमें तो ये मिल रहा है सर्टिफिकेट। वो पढ़ने वाले भी तो पढ़ लो इस पे क्या लिख रहा है, उनका कभी रिन्यूअल नहीं हुआ। मनोरंजन कर विभाग ने पूछा नहीं भी क्यों नहीं कर रहे रिन्यूअल, क्या है ये, बस वो टंग रहे हैं, उनकी दीवारों पर जरूर टंग रहे हैं। तो हम हर चीज़ का एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जैसे भ्रूण हत्या की बात है तो हर नर्सिंग होम में मिलेगा आपको एक सर्टिफिकेट टंगा हुआ, मगर पेन पेंसिल का अंतर तो हर जगह है, गणेश लक्ष्मी का अंतर फिर भी हर जगह है। ये टंगा हुआ आपको रोक देगा? वही वहाँ है, उसको वो लीगल कहती हैं कि ये लीगल है जी, हमारा तो यही काम है। ठीक था, नृत्य गायन का भी इसलिए दिया गया क्योंकि वो नट, बेड़ी और कंजर इस तरह की राजस्थानी प्रजातियां थीं जो जिनका काम ही ये था और मात्र सत्तात्मक परिवार थे कि नानी से माँ में, माँ से बेटी में, और ज़बरदस्ती नहीं थे। बेटी चाहे तो करे, ना चाहे तो शादी कर ले, ऐसा नहीं था। और मर्दों को कोई काम नहीं था, शराब पीना, उनकी कमाई पे जिंदा रहना, बस ये काम था। उन्हीं के लिए ये दिया गया था कि ये लो और नाचना गाना, तो ये एरिया जो बसाए गए थे उन्हीं के लिए बसाए गए थे, यहाँ नाच गा के आप इनका मनोरंजन करो, सैनिकों का। तब तक ये दाल मंडी कहलाते थे और अंग्रेज़ों के ज़माने में ये रेड लाइट एरिया हुए। अब रेड लाइट एरिया कोई नहीं जानता क्यों हुए, जानती है लड़कियां जानती हैं रेड लाइट एरिया है, और आप लोग जाने ना जाने। रेड लाइट हुए कि जब अंग्रेज़ आए तो सैनिक का तो स्वाभाविक था, उनको ये लग रहा था कि हमारे वो ना चले जाएं, मतलब कुछ अपने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई इन रेड लाइट एरियाज़ की, इनके बड़े अच्छे इतिहास भी हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे आज जिन्हें हम कह रहे हैं, जो उस समय इन्हें बागी कह रहे थे अंग्रेज़ और फांसी दे रहे थे सबको, वो इनके यहाँ मीटिंग्स भी करते थे, इनके यहाँ रुकते थे, ये पूरी शरण देती थी, उनकी पैसा देती थी इकट्ठा कर करके। इनके अच्छे पहलू को कोई नहीं बात करता है। तो वो उन्होंने सोचा हमारे सैनिक यहाँ जाएंगे तो हमारी सूचनाएं लीक करेंगे। उन्होंने क्या किया कि एग्जिट और एंट्री पे पिलर, एक पोल लगाया। पोल पे वो ज़माना थोड़ा लैंप पोस्ट टाइप का था, लैंप पोस्ट लगाया, उसमें शाम को आके, और लैंप के जो शीशे थे वो लाल थे, कोई आता और वो उसको, जो भी चौकीदार होता था वो जलाता शाम को, रात को 8 बजे, और सुबह 8 बजे उसको बंद करके चला जाता।
तो रेड लाइट एरिया हो गई कि अब रेड लाइट हो गई कैसे, जैसे आप लाल बत्ती पे रुकते हैं, हाँ। क्योंकि आपके जीवन को भी हानि हो सकती है अगर आप चले गए, एक्सीडेंट हो सकता है। आपकी चारित्रिक हानि भी है, लोग कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ है, रेड लाइट हो रही है फिर भी उड़ा जा रहा है, चालान भी कटेगा आपका। आप कानून की जद में भी आ सकते हो सकता है किसी को उड़ा दे, आने वाले को कुछ कर दें। उसी को इन्होंने अपना आधार मान के वहाँ रेड लाइट एरियाज बनाए कि आप जाएंगे, अब आपकी मर्जी, अब कानून की जद में भी हैं। किस दिन पकड़े गए रेड में तो जेल जाओगे। जीवन को हानि है कि आपको कोई बीमारी लग सकती है, और चारित्रिक हानि तो है ही, जो देखेगा आपको जाकर आप मुंह छिपा के जा सकते हो वहाँ। हाँ। वो रेड लाइट एरिया हुए। लेकिन अभी तो हमारी बच्चियों ने उसको देख लिया है, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, पोल्स पे खड़ी हैं, मोबाइल ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में वो कस्टमर की इंतजार है। क्यों नहीं हमें दिख रहा वो, क्यों नहीं ये सारी चीज़ें दिख रही, क्यों नहीं हम एक बार भी देखना चाहते हैं कि कौन है ये बच्चियाँ जो खड़ी हैं, इनके क्या माँ बाप नहीं है, कहीं इनका परिवार नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि इन पॉडकास्ट के जरिए कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आ रही है, कभी कभी मैं दहलती हूँ कि क्या ये भी पक्ष मुझसे छुपा रहा। किन्हीं का मुझे फ़ोन आता है, हमने बहुत सारे, हमने आपके पॉडकास्ट देखे, आपसे एक मदद चाहिए। तो मतलब मुझे लगा कि ये अजीब, मेरे लायक क्या है। मैंने कहा क्या भैया, इनके जी हमारी बच्ची है बहुत परेशान कर रही है। मैंने कहा आपके पास ये ना, हाँ जी पास है। फिर क्या है कि जी वो इस कदर मोबाइल में है, इस कदर है कि अगर हम उससे छीन लें तो वो हमें शायद कत्ल कर दे, मारती है हमें बहुत बुरी तरह से। और ऐसे मतलब एक नशे का भी एडिक्शन किसी को इतना नहीं होता होगा जितना उसको है। तो ये मोबाइल आपके घरों को बर्बाद कर रहा है अगर इस पर नज़रें नहीं रखी गई। हाँ। तो और अब उसको रिहैब सेंटर में डाला गया उस बच्ची को। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकती हूँ उस बच्ची के लिए, आप लोगों ने तो सब कुछ करके देख लिया, काउंसलिंग करा ली, दवाई करा ली, अरे नहीं, मोबाइल तो छीन ही नहीं सकते। इसने अपनी माँ को एक दिन इतना मारा, इतना मारा, अधमरी कर दिया उसको मार मार के माँ को। सोचिए किस रास्ते पे जा रहे हैं हमारे बच्चे, संस्कार विहीन है, संस्कार नहीं है उनमें। सिर झुकाने का पता नहीं है बच्चों को, आज सीना तानने का पता है। और जिस दिन फंस जाते हैं किसी ऐसी आफत में, फिर कोई बचाने वाला नहीं दिखता। बताओ उन्हें कि जैसी बच्ची वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, रोको। ये आंकड़े देने से क्या हुआ, सरकार ने कोई कॉग्निजेंस लिया, सरकार की तरफ से कोई बयान आया? हम कहते खंडन का ही आता कि नहीं है ऐसा, झूठ है। या जिसने ये दिए हैं आंकड़े, क्या वो सामने आके बोले कि क्या हो रहा है, ये मैंने कहाँ से निकाले ये आंकड़े? सब अपनी बात कहना चाहते हैं, उन आंकड़ों पे बात करना चाहते हो तो करो ना, खुल के बहस करो, मोबाइल से करो, बुलाओ लोगों की मीटिंग्स, वहाँ बताओ कि ये ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन मैम जीबी रोड में जो भी कुछ हो रहा है वो मजबूरी है या फिर उनकी पसंद सिर्फ भी है, मजबूरी, चाहत भी है? केवल जीबी रोड मैं नहीं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में इसी तरीके की एक इंडस्ट्री जिसे पॉर्न इंडस्ट्री कहा जाता है, और बहुत फेमस फेमस जो पॉर्न एक्ट्रेस रही हैं जो शुरू में जाती हैं शुरू और में, फिर बाद में उसे छोड़ देती हैं, हाँ, ये कहते हुए कि हमारे साथ इस तरीके की इस प्रताड़ना हुई और हम लोग ये नहीं, चाहे सनी लियोन हो, चाहे दुनिया भर के नाम हैं। दुनिया तो भर क्या उसी तरीके का यहाँ भी होता है कि कुछ लोग चाहत से भी एंटर करते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें लगता है कि हम ट्रैप हो रहे हैं, या फिर सारी 100% यहाँ इसमें से मजबूरी है कोई, सिर्फ? यहाँ 100% ये मजबूरियों की रास्ता नहीं। लोग कहते हैं जिस्म की मंडी, मैं कहती हूँ मजबूरियों की मंडी है। उसमें तो जो एक बार गया वो वापस आ ही नहीं सकता। ये तो आप लोगों को बड़ा मिथक है कि वो आ सकती हैं, वो जा सकती हैं, और अपनी मर्जी से वहाँ कोई नहीं जाएगा। कौन लड़की चली जाएगी अपनी मर्जी से? उसके लिए खुला ना, एक्सपोर्ट सर्विसेज में चली जाए, कॉल गर्ल बन जाए, चौराहे पे खड़ी हो जाए। अब तो सब दे रहे हैं रास्ते, स्पा सेंटर चली जाए, मसाज पार्लर चली जाए। वहाँ कौन जाएगी उस गंदगी में, जहाँ 200-250 रुपये के लिए आदमी मारपीट करता है, जहाँ आदमी इंटरनल पार्ट्स में कुछ भी डाल सकता है, जहाँ अगर सेक्स करना बस की नहीं है तो पैर का अंगूठा डाल देगा इंटरनल पार्ट्स में। वहाँ कौन जाएगा लड़की, जहाँ इतनी गंदगी है कि आदमी, शायद आप लोग तो, हमें तो आदत हो रही है, लेकिन आप लोग शायद पल भर खड़े ना हो सकें। वो गंदगी कि वहीं कस्टमर यूज्ड कंडोम फेंकेगा, वहीं थूकेगा, वहीं गुटखा थूकेगा, वहीं बाथरूम करेगा, और यहीं सब बैठे हैं। कैसे कोई कर सकता है? कोई लिहाज नहीं है कि मैं ऐसे बैठी हूँ और एक बच्ची बैठी है, थोड़ा नहीं जाना चाहती अंदर, थकी है, हारी है, और वो आया और वो उसको ऐसे बाल हटाया, फिर अभी, हाँ ये बात, कितना वितृष्णा भरा होता है ये। और मैं अगर उसे कहूँ कि मैंने कहा क्या है ये, वो लड़की मना कर रही है ना, मत लगाओ हाथ उसको, कहता अरे मैडम आप मुझे पहचानी नहीं, मैं तो दीवान जी हूँ। अच्छा। सोचिए, यार कितने जूते मारूंगी उठा के, ये सारा निकाल दूंगी वर्दी का तेरा गुरूर, भाग यहाँ से। क्या कहेंगे फिर अब, जो रखवाले ही आपके शोषक हो जाएं?
और फिर क्या कुछ ऐसा भी होता है कि क्योंकि वहाँ भी मुझे ऐसा जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि एक आध मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक तो बहुत कंजेस्टेड होता है, बहुत एक फ्लोर पे भी, एक कमरे के अंदर भी 10-10 कमरे उन्होंने बनवा रखे होते हैं पर्दे लगाकर और कमरे नहीं ऐसे। तो पर्दे ही लगे रहते हैं बस। अच्छा। और इसमें जो ये बातें निकल कर सामने आती हैं मैम, तो क्या हर लड़की का, क्योंकि इन्हें लीड करने वाला कोई होता है, तो क्या फिक्स होता है कि आपको इतनी बार, या फिर ये एक आध दो नहीं बार, या नहीं फिर? नहीं नहीं, अपने देखिए फिक्स क्यों करेंगे वो। एक लड़की को दिन भर में 200 रुपये तो अपना पुलिस के रखने अलग, उसके हाथ में थोड़ी आता है वो पैसा, हम्म वो तो मालकिन लेती है बाहर। हम्म। लड़की के पास कुछ नहीं है, रोटी खाओ धंधा करो बस, तुमसे और कोई मतलब नहीं है। जितनी बार होना है उतनी बार होगा उसके साथ। 15 से 20 बार नहीं करेंगे तो कैसे होंगे, कैसे एक दिन में रोटी 15 से कैसे 20 मिलेगी। बार? बिल्कुल रोटी कैसे मिलेगी, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको पैसा जाना, कौन नहीं है, क्यों नहीं कोई बोलता। अगर इनमें लोग शामिल ना हो ना आदर्श जी, तो ना तो कोई भीख मांगने वाला हो और ना ही कोई इस तरह के बाजार चल रहे हों। और ज्यादातर लड़कियां पहुंच कहाँ से रही हैं यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है फोकस। अगर कोई ऐसा कहता है कि फलानी जगह से आ रही है, नहीं, नेपाली लड़कियां तो आती हैं, वो तो एक अलग हो गया बिल्कुल ही, वो तो आती हैं, नेपाली लड़कियों से तो भरे पड़े हैं सब बाजार, अच्छा। सब भरे पड़े हैं। लेकिन अपने देश से अगर कहें तो कोई फोकस नहीं है। जहाँ ट्रैफिकर की नज़र पड़ जाए वहाँ वो उसको बाज की तरह से अपने पंजे में जकड़ ले, बस। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस जगह से इस जगह से इस जगह से, मौका है बस। फिल्मों में तो बहुत देखा है, लेकिन आज ये सच्ची कहानियां जो आप सुना रही हैं, बता रही हैं हकीकत। एक और बड़ी बात बीते दिनों जो प्रचलन में आई है, जो आपने एस्कॉर्ट और कॉल गर्ल का जिक्र किया, आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में ही न जाने कितने ऐसे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, कितने गिरोह चल रहे हैं। रशियन चाहिए वो मिलेगी आपको, नेपाली, जापानीज, चाइनीज चाहिए, हर तरीके से। तो क्या बड़े बड़े देशों से भी लड़कियां यहाँ पर इन सब चीजों के लिए आ रही हैं? देखिए रशियन लड़कियां तो आती हैं, अगर आपने देखा हो। हाँ। क्या है सर, मुझे समझ नहीं आता। देखिए आपने हाईवे कांड तो देखा है, सब नहीं देखा होगा, कोई नहीं बचा। ये तो औरत वो है जो अपनी इज्जत को खुद दाव पे लगा रही। मुझे ऐसी औरतों से कोई सहानुभूति नहीं है। वो मर्द पूरे कपड़ों में उतरता है, तुम बिल्कुल न्यूड उतरती हो, तुमको डूब के मरने की कोई जगह नहीं है, कहीं जाके मर भी जाओ। पहले तो हम देखते थे कि शादियों में सांस्कृतिक वो कपड़े में रहती थी, हाँ। सूट वगैरह में, लेकिन आज की डेट में तो लड़कियां सर्व भी कर रही सर्व हैं, भी कर और रही हैं। ज्यादातर विदेशी, आप सही कह रहे हैं, हाँ, बड़ी बड़ी शादियों में आप बड़ी बड़ी जाइए शादियों और में वो आप चले शॉर्ट्स जाओ। में आपको नजर आएंगी हाँ, सारी। क्लब्स में चले जाओ, बड़े शहरों क्लब्स में चले जाओ, विदेशी लड़कियां दिखेंगी आपको, कैसे आ रही हैं। अरे बात ये है ना कि सरकार, पता नहीं मौजूदा सरकार की भी मैं क्या बात कहूँ, किसी भी सरकार की कोई रणनीति नहीं है, कोई तयशुदा नहीं है कि ऐसी चीजों पे क्या किया जाए, फोकस कैसे हो। कोई होते हैं कभी कभी अच्छे परिणाम भी निकल के आते हैं। आप किसी बड़ी शादी में चले जाना, वहाँ उन लड़कियों को मेकअप करके और ऐसे खड़ा किया जाता है इधर इधर, और कोई फूल है, किसी के हाथ में कुछ है, और वो मूर्ति की तरह खड़ी रहती है। वो सब विदेशी लड़कियां हैं, सब, कोई वो इंडियन नहीं है। हाँ, वो पैसा कमाने के लिए केवल यहाँ आती हैं, फिर उसमें चाहे सेक्स हो और चाहे इस तरह शादियों में जाना हो, पार्टीज में जाना हो, कहीं भी जाना हो, उनका यूज़ हो रहा है। मगर उन परिणामों को कैसे धराशायी करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एक, आपने अगर गंगूबाई देखी हो तो उसमें एक लड़की का है कि जब आलिया भट्ट को बहुत पीटता है, वो सैडिस्ट है। ये ऐसे सैडिस्ट से तो भरा पड़ा है, मगर सच्चाई ये थी कि वो मर गई। सोनागाछी की घटना थी जिसको उन्होंने आधार बनाया। वो मर गई, मरने के बाद उसकी मालकिन को थोड़ा वो हुआ कि एक तो बच्ची मर गई, पैसा भी गया और बच्ची भी चली गई। उसने एक दो जगह कोशिश की, भाई मेरी लड़की को मार दिया और रिपोर्ट लिखो, कहीं नहीं लिखी गई। वो अखबार में छपता रहा, तो सो मोटो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेके उन्होंने सभी स्टेट्स को एडवाइजरी जारी की कि अपने 2-2 सॉलिसिटर जनरल्स भेजे जाएं, और वो एक बड़ी बैठक होनी है और उसमें तय किया जाएगा कि इनके पुनर्वास के लिए क्या किया जाए। हुई वो बैठक, हमें भी सुखद लगा कि अच्छा होगा कुछ। बैठक होगी, उसमें 24 स्टेट तय हुए, इंडियन में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर नेशनलाइज बैंक ये उनको लोन देंगे, लेकिन कब, जबकि ITR जितनी ITI हैं, डूडा हैं, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र हैं, ये सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों में ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग देने के बाद नेशनलाइज बैंक इनको 0 इंटरेस्ट पे लोन देंगे, और ये उसको वापस करेंगे जब इनका काम चल जाए, और सरस केंद्र में इनकी बिक्री की जाए, हर जगह सरस केंद्र।
हम्म। बहुत सुखद थी बात। मैंने कहा चलिए अब कुछ होगा। हमारे पास भी फ़ोन आया, ऑर्डर की कॉपी भी आई और फ़ोन भी आया कि मैडम कुछ महिलाओं के नाम दे दो जिनकी ट्रेनिंग होनी है। मैंने कहा चलो इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है। हमने 70 महिलाओं के नाम दिए। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीत गए। हमने एक दिन फ़ोन करा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, कब होगी वो ट्रेनिंग? जी वो तो हो गई। कब हुई? अरे वो तो कब की हो गई, उनके तो नाम भी चले गए सबके। अच्छा। मैंने उन औरतों से पूछना शुरू किया। मैंने कहा दीदी हम तो आपके बिना कहीं जाते भी नहीं। हमें कहा और ट्रेनिंग पे जाते तो आपको पता नहीं लगता 70 औरतें एक दो होती हैं क्या? हम तो खुद ही इंतजार कर रहे हैं कब हमारी ट्रेनिंग होगी। कागजों में ही हो गई। हो गई, सब कुछ हो गया होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी दता बता दी इन्होंने। है इनकी मंशा? किसी की नहीं है। जब ये खुद इसमें इन्वॉल्व हैं कि ये हाईवे पे सेक्स करते हैं। ये तो अच्छा है कि उसमें कैप्चर हो गए, नहीं दिख रहा, इतना पागल हो रहा है कि दिख ही नहीं रहा कि यहाँ की सीसीटीवी कैमरा। जब आप रूसी लड़कियों के साथ शराब पे, और कौन सा गाना चल रहा है उसमें नाच रही, इतने भद्दे तरीके से, मोटा तुल सा आदमी, गंदा सा, इतने भद्दे तरीके से नाच रहा है कि क्या मैं बताऊँ कैसे वो जी रहा है और कैसे वो अपने परिवार को मुँह दिखा रहा है। वो वीडियो दुनिया भर में चल रही है उसकी। मैं लोगों को एतराज़ होता है कि मैं ये बात कह रही हूँ, मगर मैं आपको बता रही हूँ हाँ। सच्चाई। कि या तो ये समझ लो कि पता नहीं लोग सोचते हैं कि ये कुछ करेंगी इसलिए इनको ही बताओ ये बात। मैं ऐसे ही किसी से बात कर रही थी अपने घर के बाहर खड़े, मेरे इतना अचानक टक 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 बहुत सारे मैसेज हुए। मैं देखने लगी, मैंने कहा कौन भेज रहा भाई, इतने मेरा भरा रहता अपने आप ही। मैंने देखा तो वो 21 फ़ोटो और वीडियोस थी जो न्यूड थी। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं मरने, मुझे दिमाग मेरा चल गया, मैं अंदर चली गई। मैंने उस औरत से बात भी नहीं की और फिर मैंने देखी क्या है ये। मैंने अपनी एक फ्रेंड को कहा, मैंने कहा भाई ये बहुत सारी फ़ोटो आई हैं, ज़रा देखना तुम्हारी किसी पहचान की हैं क्या? तो हाँ दीदी है ये तो। और देखिए मात्र क्या, एक सभासद का टिकट लेने के लिए। और वो बड़े बवाल हुए क्योंकि मैं तो हूँ बवाली फिर भाई। मैं तो दुनिया भर को, देखो ये टिकट पाने के तरीके हैं तुम्हारी। टिकट मिला एक माया मिलिन राम। तो ये वो सज्जन उसमें जरूर जेल चले गए कुछ दिन के लिए। लेकिन ये तो बाहरी दुनिया है जो आंतरिक तौर पर उसे सह रहा है, जो उस दुनिया के अंदर है बिल्कुल। उसकी एक मतलब मैं ना समझना चाहता हूँ कि एक सेक्स वर्कर की दुनिया कैसी होती है। ये पहली बात तो उनकी चीख कोई नहीं सुन रहा। हम्म। मैंने वो चीख सुनी है कि जब एक, मैं अचानक पहुंच गई, पता नहीं क्यों भगवान ऐसे हाथ पकड़े रखा कि सारे दुख दिखाने थे मुझे। ऐसे पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि मैं आज चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने घर से लौट रही थी, मेरा मायका उधर ही है। और पैदल ही आ रही थी और मैंने दुपट्टा बांध लेती हूँ मैं सिर पे कि बेकार मेरी वजह से वो खिड़की पे से हटती हैं, दरवाज़ा बंद करती हैं, मैं निकल जाऊँ। और वो कंजस्टेड जगह है तो पैदल ही जा सकते हैं आप। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप? कहाँ गई थी आप? मतलब मैं अपने घर से मेरठ कबाड़ी बाज़ार से कबाड़ी गुजरना बाजार। होता है। हाँ, गुजरना वहीं से ही होता है। कबाड़ी बाजार क्या है? रेड लाइट एरिया है, बड़ा रेड लाइट एरिया ओके, है। और आपका वहीं से मेरा, गुजरना होता है? हाँ वो मेरा घर मायका बहुत पास में है वहाँ से। तो मैं गुजर के जा रही, दुपट्टा मैंने बांध रखा था कि नहीं किसी को भी, लेकिन फिर भी चाल ढाल से आदमी पहचान लेता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि अरे छोड़ो, जब यहाँ तक आई हूँ तो जरा एक आध नज़र मारती चलो। शायद संडे वनडे का दिन होगा, ये भी सब छुट्टी पर रहते हैं। मैं चली गई, मुझे बड़ी तेज़ आवाज़ आई चीखने की किसी की। मालकिन एकदम घबरा गई। मैंने कहा क्या है, क्यों इतनी आवाज़ आ रही है? तो कुछ ना दीदी ऐसी, तुम्हें पता है कि अगर ये चिल्लाए ना तो कस्टमर बाहर भेज देता है कि दूसरी लड़की तो ये तो ठंडी है। मैंने कहा ये वो चीख नहीं है, ये तो कुछ और है। तो लड़की निकालो, नहीं मैं अंदर चली जाऊँगी पर्दा हटा के। तो चलो चिथड़ा हो रही है पर्दे का क्या। तो आवाज़ लगाई, अरे आ जाएगी आ जाएगी, आप बैठो तो सही, चाय मंगाऊँ ये कॉफ़ी। मैंने कहा ये सब मत कर मत कर, मुझे लड़की बुला बाहर। लड़की कैसे बाहर बुलाएगी, लड़की तो अंदर मर रही है तिल तिल। कस्टमर नहीं था उसके साथ, उसके इंटरनल पार्ट से मिर्च डाली गई थी और वैसे तड़प रही थी, मैं बता नहीं। और मिर्च डाल के उन्हीं की मुस्टंडों ने सेक्स किया उसके साथ प्रोटेक्शन से। इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे जी होगी वो लड़की। मैं अब पानी लेकर आइए। सच कह रही हूँ कि मुझे ये मन हुआ कि मर जाए, मुक्त हो जाएगी इससे। दर्द इतना, और मुझे फिर समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ठीक हो गई थी, नहीं मैं बहुत समय नहीं सर्वाइव कर पाई। उस समय तुमने उसकी दवाई ववाई कराई पर वो मर गई जल्दी। उसकी मृत्यु हो गई? हाँ। या ऐसी कि मुझे कभी कभी फंस जाती हैं तो फ़ोन भी करती हैं, पानी ऐसा नहीं। लीजिए।
मुझे एक फ़ोन करती है कि तुम दीदी आ जाओ, और मैं कहा कहाँ पे आ जाऊँ? हाँ। अब इनसे कभी ये नहीं लगता कि मुझे कहीं ट्रैप करेंगी, है भी नहीं, मैं डरती भी नहीं हूँ इनसे। बताई उसने एक जगह थोड़ा दूर दराज पे। मैंने कहा हाँ क्यों? आप आ जाओ, बस आज मेरे कहने से आ जाओ, कुछ नहीं होगा, आप मेरा कुछ ही कर लेना, आपको मैं गलत नहीं बुला रही हूँ। ये सब मुझे मना करते रहे मेरे साथी कि नहीं मत जाओ। मैंने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे रहना, मैं चली जाती हूँ। मैं गई तो एक झोला छाप डॉक्टर थी, वो कोई ऐसी छोटा सा बना रखा था उसने, दुकान घर सब एक। मैंने कहा क्या है ये, क्या एक लड़की ऐसे चिल्ला रही और भयंकर चिल्ला रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मर जाऊंगी मैं इसके ये चीख सुनते सुनते। मैंने कहा क्या है इसको, क्या बीमारी हुई है? तो वो जो डॉक्टर थी उसने कहा कि आपको नहीं पता? वो नहीं जानती वो मैं कौन, मैं हूँ कोई नहीं हूँ, उसे भी नहीं जानती थी कि ये औरत कौन है। तो मैंने कहा क्या हुआ है, कि आपने कभी चूना बुझता हुआ देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। कितना गर्म होता है? मैंने कहा अरे आदमी का हाथ जल जाए अगर उंगली डाल दो। और इसके तो अंदर डाला गया है, और इसकी तो एक एक अंग जल गया, ये कोई मिनट की मेहमान है, मेरे पास क्यों लेके आए इसे? और अचानक से उसकी चीख बंद होती है। आप अंदर का क्या पूछेंगे, नर्क है वो, जीते जी का नर्क। कोई भले घर की बच्ची झेल रही है, जिसे किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, झेलती है। और लाने वाले कौन है? हम जैसे हमारे भाई बाप बेटे, नर पिशाच इस दुनिया के, समाज के, और नेताओं की, प्रशासन की, मंत्रियों की, माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय सीएम्स की, सबकी आंखें बंद हैं। उनकी तो कोई चीखें भी नहीं सुनता, आंखें तो कौन देखेगा उन्हें, उनकी कोई चीखें भी नहीं सुनता। बस कभी कभी मैं चिल्लाऊं तो एक रेड कर दूं, और मुझे रेड से भी नफरत है। रेड कोई भेड़ बकरी है? आप ईडी का छापा लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्यों छापा लगा रहे हैं, क्या ढूंढने जा रहे हैं उनके यहाँ? और होता ये है कि वो सब, उन पे 4 आँखें लगी रहती हैं, कोर्ट में पेश हुए, कहते साहब बालिग हो, सबूत क्या है? साहब आधार कार्ड, चलो हटो। साहब मर्जी से हैं, चलो हटो। फिर लटक गई वो आके। ये रेड है। जबकि एक्ट में तो रेड का प्रावधान ही नहीं है, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का है। क्यों नहीं आप बात करते उस पर? कोई उसका इस्तेमाल अभी हो रहा है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने बने, मगर हाँ। सब फसाद के बहाने, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। कभी कभी जोर कहीं इधर उधर से होता है तो 2-4 जो अपने पिछले एनजीओ होते हैं उनको लिया, और किसी फैक्ट्री में रेड कर दी, 4 बच्चे पकड़े आ रहे हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने काम करते हुए। और पता लगा कि वो क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे की भी परिभाषा अलग अलग है। कामकाजी बच्चा है तो 14 साल से वो बच्चा है, 15 का हो जाए, एक दिन भी ऊपर हो 14 साल से तो काम कर सकता है। शादी के लिए एक तो हमारी 18 साल है, और ऐसे है तो 16 साल के बच्चे को आप बालिग मान लेंगे। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सी आप किस दुनिया में जी रहे हैं, ये एक्ट क्यों बनाए जाते हैं? बस केवल एक ही बात हो रही है कि हम विश्वगुरु, हम विश्वगुरु, हम विश्वगुरु। आप 10 लाख का सूट पहन के विश्वगुरु बन के, और आप आए दिन हवाई यात्रा करते हैं। कभी हवाई जहाज से झांक के देखो, कुछ बच्चियां गुहार लगा रही हैं, नहीं दिख रही हैं आपको किसी को भी। और बस आपको, हाँ, मुझे हद से ज़्यादा नफरत है उन बच्चों से जो इन एस्कॉर्ट सर्विसेज में है। और इससे भी बड़ा कड़वा सच मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी तक कहीं नहीं कहा है। एक बच्ची मुझे फ़ोन करती है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके, एक 3-4 महीने का बच्चा, एक 1.5-2 साल का है। और रो रो के करती है मुझे निकाल दो। क्या, कहाँ से? मेरी ससुराल से। लेकिन मैंने कहा जो जगह बता रही हो तो बहुत दूर है, क्यों निकलना चाहते हो? अपने माँ बाप से बात करो। भाई मैंने लव मैरिज की, मैं नहीं जा सकती वहाँ। तो मैंने कहा फिर क्या परेशानी है? मैंने कहा मारता पीटता है? नहीं। मैंने कहा फिर? अच्छा, फिर मुझे लगा थोड़ी देर में कि कुछ अजीब सी बातें कर रही है। उसको भी टोना टोटका कर दिया। किसको? तुम्हारे पति, मेरे पति को। अरे मैंने कहा वो तो सब छोड़ो, ये कुछ नहीं होता है, पर तुम बताओ। बहुत, जब इतना बहुत घंटों मैंने बार बार रोकती फिर बात करती, तब उसने बताया कि और ये बहुत फेमस एक धार्मिक स्थान है, कि हमारा घर उस गली के मोड़ पे है। मतलब उस गली में जितने भी लोग हैं वो सब सेक्स रैकेट चलाते हैं यात्रियों के लिए। मैंने कहा मैं तो यकीन नहीं करती। तो उसने मुझे लिंक्स भेज दिए कि ले लो लो, और आपको भी दिखा दूंगी वो लिंक्स। बाकायदा फ़ोन नंबर्स हैं, किसी भी उम्र की चाहिए,
कॉलेज गर्ल चाहिए, शादीशुदा चाहिए, बड़ी उम्र की चाहिए और परफेक्शनिस्ट चाहिए। सोचिए, है मुझे उनसे नफरत, ऐसे लोगों से। तो फिर वो लड़की क्या क्या वो भी करूँ मैं ट्रैप हो गई उसका? थी उसमें? उसको कह रहे हैं अब कि तुम इसमें आओ, बहुत दिन हो गए, बहुत खा लिया। अच्छा, मतलब उसका हाँ ससुराल ही अब उससे कह रहा हाँ, है कि भैया तुम इस उसकी सास तक भी जाती है इस काम पे। ओके। सही है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं, एक नया चलन आ गया है एस्कॉर्ट के अलावा भी, ये आपके स्पा सेंटर वगैरह, स्पा क्या सेंटर्स, वहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है? बिल्कुल। जितने भी स्पा सेंटर मैंने चल तो रहे तय हैं, कर रखा है, मैं अपने शहर में एक स्पा सेंटर नहीं चलने दूंगी। तो हर स्पा सेंटर इसकी, क्योंकि हर जगह रेड पड़ती है, हर जगह देखिए, ऐसे एक निकल। बात बताऊं मुझे आप आदर्श जी, हाँ स्पा सेंटर की फीस मुझे लगता है भारी भरकम होती है काफ़ी, हाँ है ना, शायद। मसाज पार्लर्स की भी। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर जो अफोर्ड कर रहा है उस फीस को, वो घर में जकूज़ी भी लगा सकता है। हाँ मसाज से कोई फ़ायदा होता नहीं। आप जाओ, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं जगह जगह, इतनी बेहतरीन आपको वो देंगे, मड थेरेपी हैं, खुले में देंगे आपको, सबके सामने देंगे, बाष्प स्नान कराएंगे, कटी स्नान कराएंगे आपको, और आप फिट महसूस करेंगे अपने को। उनमें क्या है, मसाज पार्लर्स में आप केबिन में जाएंगे, औरतों का आदमी करेगा, लड़का करेगा, और मर्दों का लड़की करेगी मसाज। ये क्यों क्यों अलग अलग केबिन्स में औरत मर्द मिलते हैं? क्यों खुला नहीं बनाया जाता उनके लिए? और ये कैसी मसाज है? मुझे तो उनके रत्ती भर उनके जो थुल हुई रहती है उनमें कुछ अंतर नज़र नहीं आता। फिर क्या है ये? क्यों स्पा सेंटर में आप जा रहे हैं अपने घर में जकूज़ी लगा लो, वो तो एक ही बार खर्च करना है, यहाँ पर रोज़ फीस दे रहे हो हर महीने इतनी भारी भरकम, कैसे? ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कुछ नहीं चल रहा, जिगोलो चल रहे हैं, वही बेचते हैं, लिंक्स है, बेजिंग जाओ, अच्छा पैसा कमाओगे, एक रात का 50,000 रुपये कमा लोगे, और तुम बढ़िया सेटिस्फेक्शन दोगे तो लाख रुपए भी देंगी वो, कोई परवाह नहीं उन्हें। ये जिगोलो का ट्रेंड अचानक से कैसे बढ़ रहा है मैम? ये आप मेल सेक्स वर्कर की आई थिंक बात कर रही हैं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और कैसे पुरुष भी इस पूरे मसले पर, क्या वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं या फिर वो भी ट्रैप हो रहे हैं? नहीं, ट्रैप नहीं हो रहे। हाँ एक बार जाते फिर अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं, होते हाँ नहीं। मैं आपको उदाहरण से बताऊंगी, मेरे पास एक लड़का आता है, बड़ा मायूस सा हो रहा, बार बार हटे, कभी आए अंदर, कभी बाहर जाए, सिगरेट पिए फिरा। कब बात किया, कोई बात करनी है मुझसे? हाँ जी, अकेले में करनी है। चलो बाहर भेज दी, बताओ। ये मैं जिगोलो हूँ, मुझे नहीं पता जिगोलो क्या होता है। मैंने कहा क्या? मैं समझी नहीं। ऐसा जी, मैं इस पर जाता था वहाँ जिम, और जिम में से मुझे लालच दिया कि एक रात के 6 पैसे मिलेंगे। मैंने कहा फिर सोच सोच के बता कि वो बड़ी उम्र की औरतें हैं और बड़े घरों की औरतें हैं, बहुत पैसा है। मैंने कहा फिर वहाँ तक तो ठीक था, पैसा भी ठीक था, घर वालों को अच्छा लग रहा था, बढ़िया नौकरी कर रहा है लड़का हमारा, रात की ड्यूटी है, खूब पैसा कमा रहा है। फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड्स से मिलवाना शुरू करा, कह रहे चलो वो भी देगी बहुत पैसे। तो मुझे एक लाख रात में मैंने 2-3 लाख रुपए कमाए। लेकिन अब मेरी शादी होने जा रही है और फिर मैं धीरे धीरे थकने लगा हूँ। तो वो कहती है ये गोली खाओ, गोली देती है मुझे। मैं एक रात में 4-4, 5-5 औरतों के साथ ये सब नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे गोली खानी पड़ती है। अब मेरी शादी होने जा रही है, तो उन सब औरतों ने लामबंदी कर ली है कि तुम शादी करने के बाद भी हमारे पास रात को आओगे। पूरा ग्रुप डेली उनके पास जाना होता था? हाँ, तो आप आओगे हमारे पास। तो मैंने मना किया कि मैं ऐसे कैसे आऊँगा, मैं अपनी वाइफ को क्या कहूँगा। हमें नहीं पता मुझसे क्या चाहते हो, ये मैं क्या करूँ, कैसे छूटूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वीडियो हैं, कैमरे में तुम आते हुए दिख रहे हो रात को हमारे यहाँ। मैंने कहा अजीब घामड़ आदमी हो भाई तुम रात को आते दिख रहे हो, एक के घर में रात के 12 बजे घुस रहे हो, तो वो उसको खतरा होना चाहिए कि तुमको, वो दरवाज़ा खोल रही है तुम्हारे लिए, तुम अंदर जा रहे हो, तुम उसके साथ सेक्स कर रहे हो, वो वीडियो दिखाएगी तो खुद नहीं दिखेगी क्या? बलात्कार दिखाएगी क्या उसको? और कितनी औरतें दिखाएंगी उसको? थोड़ी सचेतन सा सी हुई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा कुछ मत कर, शादी के लिए हाँ भर, सगाई कर, अपना थोड़ा सा इलाज करवा, अपने आप को फिट कर, कोई तू बीमार नहीं हो गया, ये गोलियां खा के थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, सब ठीक हो जाएगा। और थैंक गॉड वो ठीक है, मगर मैं शायद औरों को नहीं बचा पाऊंगी क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है। और ऐसी महिलाओं को जो
ये कहूँ कि बड़ी उम्र की, अधेड़ उम्र की हो चुकी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 35, 40, 50, 55 कोई उम्र की सीमा नहीं रह गई मैंने है। पूछा उस लड़के से, मैंने हाँ। कहा तुमको शर्म नहीं आई कि वो 50 प्लस थी महिला, तुमको अपनी माँ याद नहीं आई एक बार भी? या उस औरत को मैं सवाल करती हूँ, क्या उसको एक बार याद नहीं आया कितना बड़ा मेरा बेटा होगा? और मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैंने देखा कि ओटीटी पे आई है वो, नाम भूल गई मैं, सीरीज आई, हाँ, सी टॉपर। मतलब मैं ये आपको जो बात कर रही हूँ, लगभग 2010 की कर रही हूँ, जो बच्चा मेरे पास आया। और शायद मैं उस वक्त लोगों से कहती तो किसी को यकीन नहीं आता कि ऐसा भी होता है, और मैं बच्चे को भी नहीं वो करना चाहती थी। लेकिन हाँ। आज देखिए कि सी टॉपर आई, और उसके बाद एक रंगीन या नवीन कुछ ऐसे करके आई एक और सीरीज। ये कहाँ से आई? ये शब्द भी मैंने पहली बार उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये कहाँ से? बोले जी इनको जिगोलो ही कहते हैं। अच्छा, कहाँ से चली? मेरे जैसे छोटे शहर में अगर ये हो रहा है, तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में क्या नहीं हो रहा होगा? मुंबई जैसे बड़े शहर में क्या नहीं हो रहा होगा? जहाँ लोग एक दूसरे के घरों में ही नहीं झांकते। मेरठ तो भी ऐसी जगह है कि जहाँ लोग एक दूसरे के घरों में झांकते हैं, क्या हो रहा है अभी, कौन आया तुम्हारे घर में? आज भी ये पूछने की प्रथा है। मगर इन बड़े शहरों में तो ये है ही नहीं। कमरे से कमरा मिल रहा है, दरवाजे से दरवाजा मिल रहा है, मगर एक दूसरे के घर को जान नहीं सकता आदमी क्या हो रहा है। हाँ। तो वहाँ क्या नहीं हो रहा है? बचा लो अपनी दुनिया को, बस मैं तो ये कहूँगी, हम तो जाती हुई ज़िंदगी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन ये सोचो कि क्या आगे कुछ और अच्छा होने वाला है? मुझे नहीं लगता। संस्कार विहीन हो गए हमारे बच्चे। इस मामले में भी जब सेक्स वर्कर की बात आती है या फिर बदलते ज़माने की बात आती है, तो दो पहलू नज़र आते हैं। एक तो कच्ची उम्र की बात होती थी, लेकिन आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति कुछ आकर्षण ज़्यादा बढ़ रहा है समाज में। हाँ, नए नए लड़के भी, और अभी हो सकता है आपने भी देखा हो, एक फेमस पॉडकास्टर के यहाँ पर एक लेडीज आई जो फैंटेसीज, लस्ट, ये सारी चीज़ें बता रही थी। तो उन्होंने कहा देखिए कि 60 की 15 उम्र के साल की। आसपास है और 15 साल के लड़के ने मुझे प्रपोज किया, और वो भी गलत तरीके से, जो भी वो कहना चाह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, क्या है? ये क्या हो रहा है? कैसे बच्चों को मुंह दिखा रही हैं वो? मैं तो कह रही हूँ, जो भी कोई मुझसे इस सवाल को पूछता है कि मैं शायद इतना चीज़ें मन में होती हैं कि जिनको कहना चाहती हूँ कि भाई वहाँ ये होता है, बहुत सी बातों की सोच के कि मेरे बेटा भी देख रहा होगा इस पॉडकास्ट को, कभी भी अपनी माँ के प्रति, और इतना सम्मान उसके मन में मेरे प्रति है। और अभी वो अपने बच्चों को सामने लाने लगी, मेरी 3 बेटियाँ हैं, देखो ये मेरे से ऐसे कह रही हैं, ऐसे कह रही। भैया मुझे नहीं पता मैं कौन सी दुनिया में, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, ये दुनिया से नहीं। मैं अभी अगले महीने 62 साल की हो जाऊँगी, वो 64 की हैं, और मुझे लगता है कि मैं जितनी ख़राब तरीके से रह सकूँ, उतना मुझे अपने आप को सुकून रहेगा कि मेरे बच्चों को ये ना लगे कि हमारी माँ ऐसे स्मार्ट तरीके से रहती है या ऐसे रहती है। नहीं रहता। और आप क्या दिखा रही हैं? अब आप कहने लगी वो एआई से क्रिएट की गई है मेरी तस्वीरें, जिसमें आप पैर ऊपर रखा है, अपने नंगा पैर है, आप नंगा साड़ियाँ गिरा ठीक रही है, हैं। तस्वीरें जो भी है, लेकिन बातें तो जुबान बातें से तो कही गई है हैं, ना। बातें तो आप कह रही हैं, आज भी कह रही हैं, और ज़्यादा कह रही हैं। नहीं, मैं ये एक समाज की बात समझना चाह रहा हूँ मैम। ये आप जो 18, 20, 22 साल के लड़के बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति ज्यादा आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्या ये वो विदेशों से आ रही वो पॉर्न इंडस्ट्री का परोसा गया एक वो है? क्योंकि आज के हर युवा की मोबाइल फोन में ज्यादातर किसी भी तरीके से वो देख रहा है। वो देख रहा है, हाँ। वो देख रहा है ये सब। और देखिए, कोई ज़रूरी है कि आपको नई लड़की आपको हर वक्त पेश हो जाए, हर चीज़ के लिए मान जाए, इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल हो। और बड़ी उम्र की महिला अगर कोई है और उसकी अपनी अपनी इसको, मैं लस्ट तो क्यों कहूँ इसको, लेकिन अपनी इस ऐसी तृष्णा को अगर उसको शांत करना है, तो ऐसी सी क्यों किसी दूसरे के बच्चे बहका रहे हो? मत करो बर्बाद, अपने ही देश के बच्चे तो हैं। पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। आज भी नहीं बचा सके तो हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, और सेक्स ट्रेड में बदल गया पूरा हिंदुस्तान। व्यापार है ये अब, और आप रोक नहीं सकते। जैसे अभी एक हैशटैग बच्ची चला रही है कि आई एम प्राउड रंडी। हाँ, रंडी होना क्या होता है देखो और ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। देखो आप कैसे, और लड़कियां फॉलो कर रही हैं उसको, और एक इन्फ्लुएंसर इतनी सी बात कह देगा उसको आप जेल भेज देंगे। मेरे यहाँ का एक देहात का लड़का है, शादाब ज़काती, 10 रुपए की बिस्किट वाला, आपने देखा, उसको बर्बाद करके रख दिया पूरा। कभी यहाँ मुकदमा लगाओ, कभी वहाँ मुकदमा लगाओ। क्या वो ऐसा कर रहा है? अश्लील वो नहीं बोल रहा, कुछ वो नहीं बोल रहा, कॉमेडी करता है, अच्छे से करता है, स्वाभाविक, और बर्बाद कर दिया उसको मिलजुल के। लेकिन बड़े शहरों में अब तरीके भी बदल रहे हैं।
वो एक तो जिस तरीके से वो स्टेप डॉटर और ये सारी चीज़ें बातें होती हैं, एक वाइफ स्वैपिंग का भी एक सिस्टम हाँ। चल गया है। हाँ। बड़े शहरों में ये किस तरीके का प्रचलन है? वाइफ स्वैपिंग मतलब कि क्या अपनी पत्नी को मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी शायद जिसमें आपने बताया कि कोई गेम होता है उसके ज़रिए से चाबियाँ, अगर आप बता पाएँ नहीं, क्या? गेम नहीं है वो, हर वीकेंड पे ये लोग मिलते हैं हाँ। और सब बड़े लोग हैं, अथाह पैसे वाले, इनके पास पैसे का कोई वो ही नहीं है। और वो सब जाते हैं तो उसके बाद में 1 सेकंड के लिए लाइट बंद होती है ओके। और एक ट्रे रखी रहती है, उसमें सब अपनी-अपनी चाबियाँ डाल देते हैं और जैसे ही लाइट जाती है तो वो चाबियाँ उठा लेते हैं। जिसकी चाबी उसकी बीवी, जिसके हाथ में है गाड़ी की चाबी, उसकी बीवी उसके साथ। मैंने पूछा कि भी तुम शिकायत क्यों नहीं करती हो? हम्म। तो उसने कहा कि वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं इसकी शिकायत नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? बड़ा आदमी को सारे अपराध करने की वो है, और तलाक ले लो। बोले वो भी नहीं ले सकती। मैंने कहा क्यों? बोली वो मुझे इतना बर्बाद कर देगा कि एक ट्रेंड है यहाँ पे कि अगर कोई भी महिला ज़रा सी भी बाहर निकलने की कोशिश करे कि नहीं मुझे नहीं करना, पहली बात तो कर नहीं सकती, करेगी तो उसे इतना बदनाम कर दिया जाएगा। मान लो सब, मैंने कहा तुम अपने माँ बाप को बताओ। बोली उनकी हाँ। निगाह में ये बहुत अच्छा दामाद है, और अगर मैं कहूँ, मैं पुलिस में जाके ये कहूँगी कि इस आदमी ने मेरे साथ ये किया, चाबी इसको दी और ये चाबी लेके इसके साथ मुझे सोना पड़ा, वो आदमी कहेगा कि नहीं मेरा इसका तो रिलेशन है, क्योंकि वहाँ सब हम में नंगे हैं। वो आदमी कहेगा कि मेरा इसका तो रिलेशन है, आज किसी बात पे थोड़ी हो गई हमारी तो इसलिए थाने तक आ गई। छोड़ो साहब, बड़े लोग हैं, 1 आध लाख की गड्डी फेंकेंगे और आ जाएंगे। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत कम उम्र की महिला थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ फिर? बोले आपके पास भी नहीं। मैंने कहा बेटा मैं तो साधारण इंसान हूँ, और शायद इतनी ताकत ना हो कि तुम उनका नाम भी नहीं बता रही हो तो मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं उस आदमी के खिलाफ बोलूँ और सरेआम बोलूँ। तुम बता ही नहीं रही हो तो मैं क्या कहूँगी, और मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। एक बात कड़वी है लेकिन यहाँ से एक सच्चाई निकल कर सामने आती है कि जिस घर में उसकी पत्नी ही सेफ नहीं है, वो पत्नी को ही व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहा है, व्यापार के लिए, तो उस घर में जन्म होने वाली बेटी का क्या हाल होता होगा? क्या होगा? और उसका बाप ही नयापन, दरिंदा निकलता होगा। और ये नएपन की चाहत है कि एक जैसा कौन खाता है रोज रोज यार। ये हाँ। उसकी औरत का कहना था उसका कि वो मुझे कहता है कि एक जैसा कौन खाता है, रोज बोर हो जाते हैं। तो ये बड़े शहरों की हर पार्टी का हिस्सा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वाइफ शॉपिंग आप एंट्री नहीं कर सकते, उसकी एंट्री के बड़े नॉर्म्स हैं और बड़ी बड़ी भारी भरकम मेंबरशिप है उसकी। ओके। हाँ, आम आदमी थोड़ी वहाँ जा सकता है। अगर कोई लाख रुपए की मेंबरशिप है तो भैया मैं तो सोचूंगी भी नहीं, मैं तो सोचूंगी मेरे 4 बच्चों की फीस जाएगी। मैं क्या सोचूंगी कि मुझे किसी ऐसी पार्टी में शामिल होना जहाँ 1-1.5 लाख रुपए लगा के और कुछ खा के आऊँ और पी के आऊँ, तो भैया इससे तो अच्छा मैं 10 बच्चों की फीस जमा कर दूंगी साल भर की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक कोठों की बात हो गई, जीबी रोड या जो भी इस तरीके के संचालित हो रहे हैं, जहाँ पर उन्हें, क्योंकि मैंने भी एक चीज़ नोटिस की, मुझे भी रिमाइंड हो रहा है कि एक बार किसी ने मेरे आसपास ही मैंने सुना, जैसे ऑफिसेज के अंदर भी आजकल ये बहुत चलन हो रहा है, तो एक लड़की का कहना था कि क्या हो गया, ये तो बॉयफ्रेंड भी करता है, बॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो मेरी सैलरी बढ़ा देगा। माई बॉडी माई चॉइस, हाँ, नया टैगलाइन है। हाँ, माई बॉडी माई चॉइस। वो कहती है कि बॉयफ्रेंड भी तो करता है तो क्या हो गया, वो भी कर लेगा, 10,000 रुपए मेरी सैलरी बढ़ा देगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये ऑफिस के अंदर भी इजी मनी, हाँ, और लग्जरी ये खुद को दलदल में धकेला जा रहा है। और सोशल मीडिया में खास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे, एक आपने बताया कि 250 रुपए एक बार के उसे मिलते हैं, वो अब 15-20 बार उसको यूज किया जाता है एक दिन में, तब जाके उसका खर्चा निकलता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपनी बॉडी रिवील करने के लिए वो एक नए तरीके की सब्सक्रिप्शन प्लान चला रही हैं, जो इन्फ्लुएंसर खुद को बता रही हैं या मॉडल बता रही हैं इंस्टाग्राम पर, वो उन्हें अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है, फॉलोअर भी होते हैं बहुत, और हर महीने उसी सब्सक्रिप्शन से वो 20-20, 25-25 लाख रुपए कमा रही हैं। बताइए, तो अगर क्या ये हमारा दिमागी फितूर है कि हम ऐसी चीजें देख रहे हैं, क्या गजब है। बिल्कुल कोई एक आवाज, भाई एक आपको मुकदमे करने तो ऐसी भी कर दो जो कह रही है आई एम प्राउड रंडी, ये जो इतना
तो कहते हैं कि क्या परेशानी है, अगर वो ऐसा बोल रही हैं कि भाई मैं 65 64 साल की हूँ, मुझे इसने प्रपोज किया, इसमें लोगों को, ये वो हैं जो मर्द मानसिकता के लोग हैं, जिनकी वो खराब है, मानसिकता खराब है, वो लोगों ने बोल रहे हैं, वो अपने एंजॉय करनी है ज़िंदगी को। अब ये तो सार्वजनिक तो मत करो, एंजॉय करना तो करो। और सबसे ज्यादा इसमें शादीशुदा मर्द ज्यादा नजर आते हैं। हाँ, तो शादीशुदा वालों को ऐसा क्या हो रहा है? उनके पास तो वाइफ भी है। नहीं 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 नहीं, हमारी भी गलती है ये। हाँ। ये हम महिलाओं की भी गलती है। हम क्या सोचते हैं, मैं अगर अपन कहूँ तो मैं हमेशा ये सोचती थी, मेरे हस्बैंड को क्या चीज़ मेरे पे अच्छी लगती है। तो उनको नहीं पसंद था कि मैं सामान्य वैसी साड़ी पहनूँ, कॉटन सिल्क पहनूँ, बस मैंने कभी नहीं पहनी लटकी झटकी साड़ियाँ, नहीं पहनी। हालांकि वो उनको ना भले ही समझ में आया कि मैं उनके लिए पहन रही हूँ, पर मैंने पहनी। हम क्या करते हैं कि एक आध बच्चा हुआ, उसके बाद हो गए हम तो, अब भैया अब क्या हमें निकाल देगा कोई, और वो नएपन की चाहत में इधर उधर घूमेंगे फिर। अब ये औरतों को भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि तुम भी अच्छे से रहो, चलो तुम्हें भी दूसरे के पास भेजेंगे, कुछ मर्जी से, कुछ बिना मर्जी से, ये वाइफ स्वैपिंग होगी। मतलब इसलिए मैंने कहा ना कि ये सेक्स इंडस्ट्री बन गई है पूरा देश। सेक्स इंडस्ट्री में एक कड़वा सच और है, आजकल तो हर पोज के हर एक तरीके के भी पैसे हो रहे हैं। हाँ, ओरल सेक्स का अलग पैसा है और अलग अलग तरीके से अलग अलग पैसा है। तो क्या ये सारी चीजें आम बात हो गई हैं आज के जमाने में? देखिए ये सब कुछ हो रहा है मतलब, या फिर ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं? नहीं, बातें नहीं है। हाँ। इतने सारे ऐप चल रहे हैं, है एक दो बच्ची है मेरे पास, हाँ। जो मजबूरी में इस ऐप्स को यूज़ करनी है और बताती हैं मुझे कि हम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो अगर थोड़ा एक्सपोज दोगे तो ज़्यादा कॉइन्स का है वो सिस्टम, कॉइन्स दोगे, शायद वो 10,000 कॉइन्स पे 2,000 रुपये बनते हैं उनके, 1800 या 2,000 रुपये बनते हैं। तो जितनी बॉडी एक्सपोज करोगे, दिखाओगे, और कुछ इस तरह का सेक्सुअल एक्ट करोगे तो और ज़्यादा वो आपको देंगे, और कभी कभी आपको एक्स्ट्रा मनी भी देंगे। हाँ। आपके अकाउंट में देंगे कि तुमने मुझे सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आता हम कौन सी, ये सच में इसको पता नहीं आप लस्ट कहो या कुछ भी कहो, मैं तो इसे ऐसी भारी वितृष्णा करती हूँ जिससे घिन आती है। इसीलिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसमें कुछ लोगों की चाहत भी है। हाँ। और इसमें जो कर रही हैं, हाँ। जो सच में कर रही हैं, जो हाँ। ट्रैप हो गई वो समझ रही हैं, लेकिन जो डिजिटल वर्ल्ड के जरिए से इन्फ्लुएंसर बनी बैठ रही हैं, उन्हें वो उनकी चाहत है, कमाई का एक साधन उन्होंने बना लिया, लेकिन गांव देहात तक फैल रहा है। हाँ, लेकिन वो ये सोचकर भूल जाती हैं कि उनके पेरेंट्स तक या फिर उनके घर परिवार आसपास जब वो वीडियोस पहुंचती होंगी, भाई वो तो ओपन सबके लिए है, सबके लिए तो है। फिर वो पिता अपनी बेटी को ऐसे नग्न अवस्था में देखता होगा तो क्या उसके ऊपर गुजर रही होगी। खैर, एक और केस क्योंकि मुझे इसमें लगता है कि सबसे बड़ी बात जो है, जो सेक्स कर रहा है या फिर सेक्स वर्कर है, उसके लिए ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ी बात है। अभी यूपी के बस्ती से एक केस निकलकर सामने आया, उसने हाथ में कलावा बांधता था, हिंदू नाम रखता था, ये तो और महिलाओं को फंसाता था। ब्लैकमेलिंग, फिर उसके बाद वो एक होटल में लेकर आता था, बॉयफ्रेंड बनता था, सेक्स करता था, वीडियोस बनाता था, फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू करता था और फिर लड़कियों को नेपाल तक सप्लाई करता था। तो मुझे एक बात नजर आई कि चाहे धर्म की आड़ हो, चाहे किसी की भी आड़ हो, लेकिन ब्लैकमेलिंग एक सबसे बड़ा पॉइंटर है। इसमें ब्लैकमेलिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो नई नई लड़कियों को या फिर अच्छे खासे घर की लड़कियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो कैसे जाती हैं वहां, पहले बताइए। वो नहीं जाती हैं, जिनको निकलना होता है वो हर तरह की कोशिश करती हैं कि हम निकलें इस जाल से। कितना आपको ब्लैकमेल करेगा? हाँ। कितना करे, एक बार ही कर देगा ना। कह दो अपने माँ बाप से कि मुझसे ये गलती हो गई है, आपसे बड़े उनसे बड़ा कोई तैशी नहीं आपका, कह दो एक बार गलती हो गई है, और वो मुझे ब्लैकमेल करेगा। वो पहला कदम उठाने से डर रही हैं। क्यों? जाओ पुलिस में जाओ कि ये हुआ, मुझसे हुआ है गलती। पुलिस को ये मौका मत दो कि भी तुमने भी तो किया होगा। हाँ, मैंने किया है, हुई है मुझसे गलती, मगर उस गलती का ये नहीं कि उसने बराबर की, मैंने भी की, और मैं अब खमियाजा मैं क्यों भोगूं? वो भी भोगे ना। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। फिर ये लड़कियां आत्महत्या करती हैं। ना करो, कानून है तुम्हारे लिए, थोड़ा सा दबाव दो, कानून क्यों नहीं करेगा? पर नहीं कर रहे हैं। और बचो ना, क्या है, पहले हम लोग ये कहते थे कि इज्जत ही तो बच रही है। हाँ, सही बात है, और अब उसी इज्जत का सौदा हो रहा है। आप सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही बात कही, और ये भी मैंने देखा है कि कोई ना कोई उसमें आगे निकल कर आता है, तभी वो बातें खुल कर भी आती है, चाहे किसी आश्रम की बात रही हो, चाहे ऐसे जो दरिंदे घूम रहे हैं समाज के अंदर, जो नाम बदल के, धर्म बदल कर वो सारी चीजें कर रहे हैं। क्या, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा नहीं है कि आश्रम वाले वो नहीं करते हैं, सब देखते हैं, सब करते हैं। हम लोगों पे इस
कदर उन्होंने फोकस किया था कि ये तो मैं आती नहीं किसी की पकड़ में, मैं तो बदतमीज़ हूँ। मतलब हर कोशिश की उन्होंने कि मैं उनकी अनुयायी बनूं और इन ओके। महिलाओं को लाऊं वहाँ, हम्म। शादी करूं इनके कहने से। वो शादी वादी नहीं थी, बाबा राम रहीम की बात कर रही हूँ, नाम लेती ओके। हूँ मैं खुल के उसका। उसने अपना एक एक आदमी मेरे पास, बहन जी बहनों को बुलाओ, बहनों को बाबा का प्रवचन सुनाओ। नहीं, बाबा आ जाएगा यहाँ कर दूंगी इंतजाम उसका, यहीं सुना देना जो सही बात सुनाना। है। बाबा तो यहाँ नहीं आएंगे। मैंने कहा तू बेकार आदमी है, गंदा आदमी है, उसके दिमाग में ये औरतें लग रही हैं, माँ बहन बेटी नहीं लग रही। चल हटन देखती। फिर तो बहन जी बाबा की फिल्में दिखाओ, बहुत बढ़िया फिल्में, उनके पैसे हैं उन पर। और ऐसी सड़ियल फिल्म में क्यों पैसे खर्च करेंगे, अच्छी सी फिल्म देखेंगे, बढ़िया मस्त मनोरंजन करने वाली। हवाई जहाज पर उस पर मोटरसाइकिल बोल रहा बाबा, हटा वो डाला। फिर हमको ऑफर आया, हमको सिटी मजिस्ट्रेट को, डीपीओ को, हाँ। कि बाबा का जन्मदिन है और बाबा ने सादर आमंत्रित किया। मैंने कहा सर चलोगे? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। हम गए, हमें वीआईपी, और लगभग 20 लाख आदमी था, सांस नहीं आ रहा था लोगों को। हमें वीआईपी गेट से एक ले गए और लगे हम तो मर जाएंगे थोड़ी देर में। टेंट एयर टाइट टेंट हो रहे और उनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही, और बाबा हर 5 मिनट ऊपर बैठता है वो। अच्छा। और हाँ, ऊपर उसका मंच होता है, और वो पता नहीं कैसे ट्रॉली में आता है बैठ के। पहले काले कपड़े पहन के आया, आशीर्वाद दिया, फिर बाबा रोए। बाबा क्यों रो रहे? बाबा के एक अनुयायी की मृत्यु हो गई। फिर चले गए बाबा, दोबारा आए सफ़ेद कपड़ों में बाबा की, फिर रोए बाबा कि बाबा क्यों रोए भाई? बाबा की एक अनुयायी विधवा हो गई। फिर चले गए, फिर गुलाबी कपड़े पहन के आए, साटन के पहनते हैं वो। गुलाबी कपड़े पहन के आए तो वो बांटना शुरू कर दिया। वो क्या अभी जमजम इनका होता है, लो रूह अफ़ज़ा। बाबा उसे कुछ और कहता है। उस पर ऐसी मारकाट मची, लोग ऐसे लपक रहे थे प्लास्टिक के गिलास, कि उनके मुंह तक पहुंचने में भी वो गिर रहे थे। फिर चलो वो भी हो गया। उसके बाद हमने कहा भाई ये उतरता हुआ बाबा तो इसे नीचे उतार के ले आओ, हमसे क्या चावे है। अरे हम तो चले अपने घर, तो हम तो ठेठ देहाती आदमी। आ गए बाबा, हमें अलग कमरा, एक वो मतलब टेंट का ही बना रखा था, हाँ। उसमें हम बैठ गए। उसने कहा देखिए हम बड़ा आपसे अनुरोध किए, बहनों को मिलवाओ। मैंने कहा मेरे बारे में कहाँ पढ़ो तुम सारा दिन? नहीं नहीं हमें भी सब पता रहता है, अंतर्यामी है। वो दूसरा बोला अंतर्यामी बाबा। मैंने कहा अंतर्यामी क्यों होता? तेरा अखबार छपे रहा है मेरे तो रोज, है फालतू बात कर रहा है, बताओ जल्दी। मैं क्या कहना? और सिटी में ऐसे मत बोलो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा बताओ क्या कहोगे? तो उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, मैं भूल गई। ये मंत्र किसी को बताना मत, इसका असर खत्म हो जाता है। हाँ मैंने कहना बताने क्या, हमें निकले दो, हमारे तो डीपीओ साहब मर जाएंगे इसमें गर्मी में, बुजुर्ग आदमी हो रहे हैं बेचारे, रिटायरमेंट के नज़दीक थे। हमें खाना वाना खिलाया। बाहर आके हमने देखा कि बाबा की जो रोटी किसी के हाथ लग गई, तो उसके भी इतने इतने से टुकड़े करके बांट रहे थे एक दूसरे को। बाबा का प्रसाद, एक लौकी 26,000 में बिकी हमारे देखते देखते। हमने बाहर आके सबसे पहले अपने हमारे जो अनुयायी हैं उनको वो मंत्र दिया। मैंने कहा भाई तुम याद रखना इस मंत्र को, हम तो भूल जाएंगे, हमें तो आदत नहीं है। हम चले आए, कोई बात नहीं। जो एसपी सिटी साहब थे उन्होंने मेरे से पूछा कि मैडम क्यों बुलाया इसने हमें? मैंने कहा देखो आप ठहरे पुलिस में, पुलिस उधर को आँख ना करे, और मैं ठहरी बदतमीज़ एक सामाजिक कार्यकर्ता, तो मैं ना करूं और वो उन महिलाओं से कुछ भी करवा ले फिर वो। और बहुत सारे एनजीओ हैं उनके तो नहीं करता ये, और डीपीओ साहब की भी वहीं पे वो है भाई ड्यूटी। तो अरे छोड़ो, मैं घर आ गई। 8-10 दिन बाद 8-10 दिन बाद एक महिला आती है, परिचित ही थी, कभी हमारे यहाँ आना जाना नहीं था। ये बाहर आंगन में बैठे थे और मैं भी इनके पास ही बैठी थी। तो मेरे से बोली आना जरा, बात करनी है। मैंने कहा मुझसे क्या बात करो, यहीं कर लो इनके साथ ना, मतलब थोड़ा पर्दा वर्दा करते हैं। तो नहीं नहीं अंदर आ जाओ। मैं अंदर चली गई। मैं कहा बता। बोली वो नाम चर्चा करनी है। मैंने कहा नाम चर्चा क्या भी? वो बाबा ने आपको वो दिया था ना, उसकी चलो चर्चा करनी है, वो बहुत ज़रूरी है और याद करो उसे। मैंने कहा जो बाहर बैठा ना एक बाबा, जो इसे पता लग गई तो इस काम को, उन्हें पता ना, मैं वहाँ गई थी आश्रम में। और मैंने क्या कर लग गया, तो सुन मुझे तो निकालेंगे ही बाहर, तेरे घर तक जाके वहाँ मार के आएंगे और तेरी वो बेइज्जती करेंगे, ज़िंदगी भूल जाएगी तू। मैं निकल ले यहाँ से। ये है इनकी असलियत। ये हर उस आदमी को टारगेट करते हैं जिससे इन्हें खतरा होता है। तब मैंने सबको कहा, मैंने सर को भी, मैंने कहा ये हम तीनों को क्यों टारगेट करें? इतना बड़े अधिकारी पड़े हैं यहाँ, हमको ही काहे को? सोचो। तो यही है आश्रम की सच्चाई। ये आश्रम की सच्चाई है। और मैं तो नाम लेके कहती हूँ कि उसने ही हमें बुलाया। फिर उसके अनुयायियों ने हमें संपर्क करना बंद कर दिया। हमने कहा मैं दोबारा मत आ जाइए हमारे पास, हमें बदतमीज,
फिर हमारे मुंह से कुछ निकल गई या एक आध लगा गया, फिर मत कहना। मेरठ के वैसे ही हाँ, हैं। मेरठ के वैसे हैं, उनको बोलने का पता नहीं हमें। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी कहानियाँ, आप बीच में भावुक भी हो गई। और जाहिर सी बात है, जब किसी ने ग्राउंड पर काम किया होता है, ऐसी लड़कियों से, ऐसी बच्चियों से मुलाकात की होती है, तो वो पूरा मोमेंट क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर। और फिर वो जब चीज़ें निकलती हैं तो एक दुख भी होता है, एक दर्द भी होता है, जिसे मैम ने साझा करने की कोशिश की। तो दोस्तों, आपने उस इंडस्ट्री को समझा, उस पूरे व्यापार को समझा जिसे एक ट्रेड बना दिया गया है। चाहे जिगोलो की बात हो, चाहे एक्सटॉर्शन की बात हो, चाहे सेक्स वर्कर की बात हो, चाहे ये कोठो, जिस तरीके से कोठे संचालित हो रहे हैं, जीबी रोड का सच, ये सब आपने समझा। और इसमें एक बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा हो रही है। इसे रोकना, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये बातचीत मैम के साथ कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपने यहाँ से क्या कुछ सीखा, इसे भी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, ये बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।